The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 138 में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बिल्कुल नए मेहमान हैं, बहुत ही युवा साथी, बहुत ऊर्जावान रंगकर्मी, संस्कृति कर्मी, थिएटर से जुड़े हुए कुलीन कुमार जोशी जी, डॉक्टर कुलीन कुमार जोशी जी। डॉक्टर कुलीन कुमार जोशी मूलतः पिथौरागढ़ उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने देश के विभिन्न अंचलों में घूम घूम के रंगमंच किया है, सीखा है और सिखाया है। और आजकल डॉक्टर जोशी गढ़वाल विश्वविद्यालय के परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट्स में थिएटर पढ़ा। तो हम स्वागत करेंगे शो में इस वक्त पिथौरागढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके डॉक्टर कुलीन कुमार जोशी। जोशी जी, स्वागत है आपका। हेलो कुलीन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है नेटवर्क उनका फ्रीज है। जब तक वो जुड़ते हैं हमारे साथ गिरीश चंद जोशी जी हैं। श्री गिरीश चंद जोशी जी दिल्ली से सीसीआरटी के पूर्व निदेशक और इस शो के विशेषज्ञ के रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं। श्री गिरीश चंद जोशी जी, आदरणीय, आपका स्वागत है सर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम शो के शुरुआत में एक सवाल पूछते हैं। सर थोड़ा लैपटॉप नीचे, हाँ। शो के शुरुआत में हम एक सवाल पूछते हैं, और नीचे करिएगा सर, थोड़ा सा और नीचे जी। शो के शुरुआत में हम एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब देने वाले हमारे पहले दर्शक को हम माय ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से खूबसूरत सा सन गॉगल पुरस्कार में देते हैं। तो मैं जोशी सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज का सवाल हमारे दर्शकों से पूछें। सवाल मैं लाइव कर रहा हूं और उसके बाद फिर हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो ये रहा आज का सवाल। आज का सवाल है कि किशुल्क, शाल्वका, अंजना, भंजना और लोहिता किन से संबंधित हैं? सर किशुल्का लिखा है आपने? हैं? किशुल्का लिखा है, किशुल्क नहीं। किशुल्का, हाँ। किन शुल्क है वो, किन शुल्क के क में छोटी की मात्रा बिंदु भी है। अच्छा, किंशुल्का, किंशुल्क, साल्वका, हाँ, कहाँ लिखा है आपने सर? किंशुल्का, साल्वका, अंजना, हाँ, भंजना और लोहिता किन से संबंधित जी? जी, ये संबंधित तो जिससे भी हो सर, लेकिन जो दर्शक देख रहे हैं वो अपने बच्चों का नाम रख देंगे भविष्य में। ऐसा ये नया नाम है, इसको अंग्रेजी में भी पढ़ दीजिए सर जी। किंशुल्क, शाल्वका, अंजना, भंजना
and Lohita are related to whom? जी, तो दर्शकों, सबसे पहले जो इस सवाल का सही जवाब देंगे उनको माया ऑप्टिकल्स हल्द्वानी की ओर से 1000 रुपए का खूबसूरत सन गॉगल उनके डाक के पते पर भेजा जाएगा। तो जल्द से जल्द जवाब दीजिए और माया आज का ऑप्टिकल्स के पुरस्कार प्रति दीजिए। हार्दिक आभार। जी, माया माया ऑप्टिकल्स ऑप्टिकल्स के का प्रति धन्यवाद। हार्दिक आभार। तो अब हम फिर से एक बार शो में स्वागत करते हैं, क्योंकि शुरुआत में कुलिन जोशी जी नेटवर्क से बाहर हो गए थे, तो अब हमारे रेंज में है। जोशी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मुझे भी आपकी बात आधी सुनाई दी। प्रणाम सर। नमस्कार। तो ठीक है, हम बातचीत शुरू कर सकते हैं सर। शुक्रिया जी, आपका। तो कुलिन जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो में हैं। एक नई ऊर्जा आपको देख के हमारे श्रोता और दर्शक लेंगे, और बहुत सारे अनुभव शिक्षा और रंगमंच के आपके हैं। दर्शकों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप कुलिन जी की मासूमियत पर मत जाइएगा। ये दिखने में बहुत सीधे-साधे, भोले-भाले दिखते हैं, लेकिन बहुत अनुभवी हैं। इनको रंगमंच का अच्छा खासा अनुभव है। तो ये अलग बात है, इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। अरे ये शुक्रिया सर। तो कुलिन सर, सबसे पहले आप पिथौरागढ़ में मूल रूप से रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है आपका बचपन वहीं पिथौरागढ़ के ही गाढ़ गधेरों में, पर्वतों में बीता होगा। तो थोड़ा-सा अपने बचपन के बारे में बताइए, और फिर पिथौरागढ़ जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ बगल में चाइना गौड़े। नज़दीक है, नेपाल नज़दीक है, कैसे आप रंगमंच की ओर आए, और फिर भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ, फिर छत्तीसगढ़, और बहुत सारी जो यात्रा थे ये रंगमंच की, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा, हाँ, जैसा कि आपने बताया कि मैं पिथौरागढ़ में मेरा जन्म हुआ, और यही मेरी उच्च शिक्षा भी मैंने यहीं प्राप्त की, राजकीय महाविद्यालय पिथौरागढ़ में। और मैंने यहाँ से एमए हिंदी किया, और एमए हिंदी करने तक मैं रंगमंच से जुड़ा नहीं था। तो मेरी रंगमंच की यात्रा मेरा एमए करने के बाद शुरू होती है। तो उससे पहले रुझान कुछ इस तरह था कि जो हमारे जिले में बहुत सारी संस्थाएं उस समय थी, बहुत सक्रिय थी, जिनमें एडवेंचर लवर्स एसोसिएशन और अभिनय नाट्य मंच और इस तरह से बहुत सारी संस्था। जी, मुझे लग रहा है सर वो नेटवर्क फिर दिक्कत कर रहा है कुलिन जी का। पिथौरागढ़ में तो करेगा ही ना। पिथौरागढ़ तो बिल्कुल रिमोट बॉर्डर हो गया इंडिया का। हाँ, लेकिन मेरी इनसे बात हुई थी शो से पहले, तो ये कह रहे थे कि नहीं ठीक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इससे पहले भी ये रहे हैं 2-3 कार्यक्रमों में ऑनलाइन, तो कह रहे थे कि चल रहा है बढ़िया। वो मेरे को लगता है कि वो आपका कहना ठीक था कि वो जो ये हमारा जो शो का वो है ना, वो काफी कंज्यूम करता है पावर को। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उस लिहाज से ये इसमें इंटरनेट भी मजबूत चाहिए और प्रोसेसर भी मजबूत चाहिए, चाहे फ़ोन हो या लैपटॉप हो, जिस भी हाँ, माध्यम से हम करते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा। खैर, तो कुलिन सर हमारे साथ जुड़ेंगे, हेमंत सर हमारे साथ जुड़ने की प्रोसेस में, और इस बीच डॉक्टर डी.आर. पुरोहित सर शिमला से डॉक्टर कुलिन को हार्दिक शुभकामनाएँ भेज रहे हैं। तो पुरोहित सर धन्यवाद। मैं आपसे संपर्क की लगातार कोशिश कर रहा हूँ सर, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपके जितने भी नंबर हैं मेरे पास उपलब्ध हो, या जो मैंने मँगाए थे वो मैं आपसे नहीं बात कर पा रहा हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें, स्नेह बनाए रखिएगा, और समय निकाल करके हमारी अरदास भी सुनिएगा। और हेमंत सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार हेमंदा। आज जरा आपत्तिजनक पोज में बैठना पड़ रहा है ना सर। कोई बात नहीं। दादी नमस्कार। अरे कुलीन जी, हेमंता डॉक्टर नमस्कार। साहब, डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब। हमारे पिथौरागढ़ का जो है नेटवर्क भी आपत्तिजनक स्थिति में ही मालूम हो रहा है। तो मेरा मुझसे जो प्रश्न पूछा भट्ट जी ने, वो तो मैं आधा ही बोला भी, और मुझे आप लोग कुछ दिख नहीं रहे थे, तो मैं फिर से उस बात को हाँ, फिर ना से ना बताइए। जी बताइए बताइए। तो कंटिन्यू करूं भट्ट जी अपनी बात, जी क्योंकि जी नेटवर्क बीच बीच में आ रहा है जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। जी डॉक्टर आप साहब जी। जारी रखिए, आप जारी रखिए। तो मैंने जब एमए हिंदी लिटरेचर कर लिया,
हाँ, मैं जारी रखता हूँ। तो जब मैंने एमए हिंदी लिटरेचर कर लिया तो उसके बाद मेरा एक बचपन का मित्र है हर्षवर्धन पांडे, और जी पिथौरागढ़ में बहुत प्रख्यात रंगकर्मी हमारे अग्रज हुए हैं, एहसान बख्श जी। तो बिल्कुल उन्होंने मुझे एहसान दा से मिला लिया मेरा एमए करने के बाद। तो मैंने एहसान दा के साथ अपने जीवन का पहला नाटक किया, और नाटक का नाम था वापसी। और जी वो पहाड़ से होने वाले पलायन पर केंद्रित वो नाटक था। और तब से लेकर के मैं तब से रंगमंच का ही हो गया, और ये सन था 2000। तो 2000 से 2020 तक की मेरी रंगमंच जी की यात्रा है, इन 20 वर्षों की, जिसमें अनेक पड़ाव आते रहे, और आप लोगों के आशीर्वाद से जैसा जैसा मौका मिलता रहा, मैं कुछ कुछ करने की कोशिश करता रहा, सीखता रहा, जानता रहा, जानने की कोशिश करता रहा। और बस यही रंगमंच की यात्रा रही है मेरी, इन इन शॉर्ट, जो टोटल नहीं मेरा रहा कुरिन है भाई, 20 साल का। लेकिन आपने सन 2000 की बात की, और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस रंगमंच की कार्यशाला में, संचार की हाँ कार्यशाला में मिले हाँ थे, वो सन 99 की हाँ बात थी। हाँ, वो रुझान था ना, मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं व्याख्यान माला और निबंध लेखन में बहुत प्रतिभाग करता था। और स्थिति ये थी कि हम पिथौरागढ़ के 3 बच्चे थे उस समय के। एक थे प्रशांत प्रशांत पांडे, और दूसरा मैं, और तीसरा मेरा भाई। तो जिले में बहुत सारी प्रतियोगिताएं उस समय होती थी, बहुत अच्छा साहित्यिक सांस्कृतिक माहौल था। और स्थिति ये थी कि हम तीनों में से प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान हम लोगों के लिए निर्धारित थे। या प्रशांत पांडे पहले आते थे, या मैं, या मेरा भाई, फिर हम लोग क्रम से रहते थे। और मुझे जान के आपको ताज्जुब होगा, इतना सब होने के बाद भी स्थिति अंधों में काने राजा वाली ही थी। क्योंकि जब मैं एहसान दा के साथ मैंने पहला नाटक किया, और उसमें हमारे बल्ली सिंह चीमा जी की संभवतः वो एक कुछ पंक्तियां थी, ये शहर तो है खामोश बराबर बोल रही है सड़कें, और भारी बूटों के नीचे दम तोड़ रही हैं सड़कें। जब एहसान दा ने वापसी नाटक में ये हमसे बुलवाया, तब हमें पता चला कि हमारे तीनों स एक ही जैसे हैं। तब पता चला हमें हिंदी लिटरेचर करने के बाद भी कि हमारा जो स श श वाला मामला है वो बिल्कुल जीरो है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी प्रतियोगिताएं जीती थी मैंने। यानी अगर मैं तो धन्य मानता हूँ कि रंगमंच में आ गया तो 3 प्रकार के स होते हैं, ये पता चल गया। नहीं तो पता ही नहीं चलता होगा लोगों को, क्योंकि जिस पढ़ाई से हम आए थे। और एक और बात बताऊं राज की, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मेरी दूसरी पोजीशन थी। यानी कुमाऊं अच्छा। विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के सन 2000 का जो था, पूरा कुमाऊं विश्वविद्यालय के जितने भी परिसर, जितने भी महाविद्यालय रहे, उसमें मेरा दूसरा स्थान था। और मेरी प्रतिशत थी संभवतः, अगर मुझे सही याद है, 61%। 61% में यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन थी, और मेरे तीनों स क्लियर नहीं थे। और वो एहसान दा ने शुरू कराए। तब से लेकर के एहसान दा का मेरे प्रति मेरा हमेशा हमेशा अनुराग बना रहा, और हमेशा अनेकों पड़ावों पे मैं उनके साथ काम करता रहा, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। तो एहसान दा ने मतलब मुझे 3 स बताए, और बल्ली सिंह चीमा जी की अगर वो पंक्तियां उन्होंने नहीं पकड़ी होती तो फिर और बाद में बीएनए में जाके शायद समझ में आता। तो ये तो रंगमंच ने तो मतलब दिया, समझ रहे हैं? एमए करने कुरिन के भाई, बाद भी 3 सा क्लियर नहीं थे हम, उस आपने पढ़ाई से आए हैं। जी, आपने आपने एमए जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय से किया ना? क्या क्या कह रहे हैं? सॉरी। एमए आपने कुमाऊं विश्वविद्यालय से किया ना? कुमाऊं विश्वविद्यालय से। हाँ, मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए ठीक। किया, फिर मैंने गढ़वाल हाँ विश्वविद्यालय से किया थिएटर में। हाँ, तो हम सब कुमाऊं विश्वविद्यालय के ही प्रोडक्ट हैं, और हमारे कोई हाँ मित्र परिचित हैं, वो कहते हैं हाँ जो हाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय की टैगलाइन है ना, सर्व हाँ। ज्ञान परिसमाप्यते, वो कहते हैं कि सभी हम्म, ज्ञान यहाँ आके समाप्त हो जाता है। हम गुरुजी ऐसा नहीं कहेंगे, हमारा विश्वविद्यालय जो है बहुत सारी विभूतियां निकली हैं। मैं तो बस अपना केस बता रहा हूँ कि मतलब रंगमंच में आए तो ये पता चला। बाकी कितने हमारे अग्रज, हमारे गुरुजन लोग निकले हैं, और कितना बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है। लेकिन देखिए, मैं मतलब गलत बोलता था। हम लोग पहाड़ियों का मैक्सिमम का स श की प्रॉब्लम तो होती है ना, वो रंगमंच में। अब अच्छा है कि कॉन्वेंट स्कूल्स में तो, या सरकारी स्कूल्स में भी अच्छे शिक्षक हैं, वो उस बात पे ध्यान देते हैं। लेकिन नहीं हो पाया, हमारा दुर्भाग्य था। तो रंगमंच ने सिखा दिया, जी। तो बात बन गई। तो ये अच्छी बात है कि अब जो है आप गलत नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं। ये बहुत अच्छी हाँ, बात फिर है। तब से लेकर के तो सर। तो पिथौरागढ़ में और कौन कौन से नाटक किए आपने? सबसे पहले नाटक का तो आपने जिक्र किया है, उसके बाद और कौन से नाटक किए? असल में क्या था पिथौरागढ़ में ना, मेरा थोड़ा सा एक जिक्र करूंगा तो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रसंगवश है। कि हमारा एक पिथौरागढ़ में उद्योग है, कुमाऊं नमकीन उद्योग, सभी जानते हैं उसे ना। तो उसमें क्या है कि हम्म। हमारी माली हालत बहुत ऐसी थी उस समय, मतलब पढ़ाई के समय में हालात बहुत अच्छे नहीं थे। तो मैं उस बिजनेस में, स्थिति ये थी कि मतलब हम हमारा शहर में भी कोई प्रोडक्ट लेता नहीं था, तो हम उसको गांव गांव में बेचने जाते थे।
तो गांव-गांव में बेचने जाते थे। तो गांव में हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकता था, जैसे आज भी बाहर बहुत अच्छा बिकता है, पिथौरागढ़ में भी बिकता है ये कमोबेश। तो होता क्या था कि मैं ज्यादा नाटक नहीं कर पाता था। स्थिति ये थी कि मैं पूरे दिन भर अपना मतलब बेचने का काम करने के बाद शाम को जब नगर पालिका हॉल में आता था तो एहसानदार रिहर्सल करा रहे होते थे, या अनाम ग्रुप का कोई और सदस्य रिहर्सल करा रहा होता था, तो मैं बैठ करके रिहर्सल देखता था और नाटक में प्रतिभाग नहीं करता था जानबूझ के। कारण ये था कि मैं अगले दिन रिहर्सल में आऊंगा या नहीं आऊंगा ये मुझे पता नहीं होता था, क्योंकि इस तरह का शेड्यूल था, मुझे रोज मार्केटिंग के लिए जाना होता था। लेकिन हाँ, इतनी ईमानदारी थी कि मैं नाटक में बैठता था, रिहर्सल देखता था, एहसानदार जो चीजें करवाते थे, सिखाते थे, उसको इनडायरेक्टली मैं लर्न करता था, लेकिन प्रतिभाग नहीं कर पाता था अपने व्यक्तिगत कारणों से। तो नाटक फिर उसके बाद जब कभी मौका मिला तो मैंने 2-4 नाटक और किए। जैसे एहसान का ही लिखा हुआ एक नाटक है युद्ध और प्रेम, वार एंड लव। तो वो इतना बढ़िया नाटक एहसान ने किया, मतलब आप समझ लीजिए कोर्ट मार्शल की तरह का नाटक। उसका एक संवाद मुझे अभी भी याद रह गया। आप देखिए एहसान का लिखने का, जितने अच्छे निर्देशक हैं उतने ही अच्छे लेखक भी हैं। और उन्होंने 2001 या 2 के आसपास जो नाटक लिखा था, तो वो उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं जो मेरे हिस्से का संभवतः संवाद था। और तुम भी तो कुछ कम नहीं थे जॉर्ज, तुमने भी वायलिन पर वो धुन छेड़ी कि कब रात गुजर गई। वायलिन पर उसकी थिरकती हुई उंगलियां और वो प्यारी सी रोमांटिक धुन अभी भी याद आती है। ये उस नाटक की कुछ पंक्तियां थी जो मुझे याद रह गई। और उसके बाद एहसानदा और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से अभिनय नाट्य मंच ने जो कार्यशालाएं पिथौरागढ़ में की, वो लगातार मैं उनमें सहयोग करता रहा। कार्यशाला के निदेशक लोग जो लोग थे उन लोगों के साथ मिलकर के। तो इस तरह का मैंने पिथौरागढ़ में काम किया और उसके बाद फिर मैं बीएनए चला गया सन 2001 में। खड़ जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एहसान भाई का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर अगर हम पिथौरागढ़ के संदर्भ में बात करें। वैसे तो उन्होंने पूरे उत्तराखंड में घूम घूम के काफी काम किया, कार्यशालाएं की हैं। तो हम सब उसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं और मुझे भी उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। तो फिर बिल्कुल आप बिल्कुल सर। फिर पिथौरागढ़ से फिर बीएनए लखनऊ जाने की क्या कहानी रही? वहां जाने की प्रेरणा कैसे मिली? हाँ, बीएनए जाने का ये रहा कि हम लोग पिथौरागढ़ में अभिनय नाट्य मंच बहुत एक्टिव था, जैसे नैनीताल में युगमंच। तो हम लोग तैयारी करते थे, जैसे मैं सुबह दौड़ने से लेकर के फिजिकल फिटनेस से लेकर के वॉइस मॉड्यूलेशन से लेकर के जितनी सारी एक्सरसाइजेज हो सकती थी, या बीएनए और एनएसडी में जो पाठ पूछे जाते थे, उसकी जो रिहर्सल्स हो सकती थी वो हम करते थे। तो हम पिथौरागढ़ से गए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मैं बीएनए के लिए एंट्रेंस देने के लिए गया, तब मैं पहली बार ट्रेन में बैठा, जो टनकपुर से लखनऊ के लिए जो छोटी लाइन की ट्रेन उसमें चलती थी। तो तब जाके फिर बीएनए में मेरा सिलेक्शन हो गया। और इत्तेफाक कहिए, जीवन में इत्तेफाक बहुत होते हैं, आप लोगों के साथ भी बहुत सारे हुए होंगे, आप लोगों को बहुत बड़ा तजुर्बा होगा। मेरे साथ ये हुआ कि उसी समय मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो 2000 रुपए की उस समय स्कॉलरशिप थी 2 साल के लिए, वो मिल गई। और वो बीएनए का ऐसा बैच था 2001 से 2003, जिस समय बीएनए ने अपने विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दी और उस समय स्कॉलरशिप बंद थी। तो मेरे साथ ये अच्छा इत्तेफाक हुआ कि मुझे 2000 रुपए की स्कॉलरशिप मुझे मानव संसाधन विकास मंत्रालय वाली मिल गई। और मेरा वहां बीएनए में मुझे लगता है स्कॉलरशिप मिलते ही नेटवर्क चला गया सर। पिथौरागढ़ में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी यहाँ। हाँ, ये थोड़ा नहीं, काफी वहाँ रहती है दिक्कत। बहुत सारे हमारे साथी पिथौरागढ़ के इस वजह से शो में नहीं आ पा रहे हैं कि वहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। जी जी जी, एक दो लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की, वो भी यही बता रहे हैं, डर बोल रहे हैं। एक नेटवर्क की दिक्कत में सर, जो हमारे आर्ट वाले हैं मुकुल तिवारी जी, वो भी बहुत दिक्कत में हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट हाँ, अगर हम कहें, हाँ वो रिक्वेस्ट करें एक दिन नैनीताल आ जाएं और क्या, कभी सैटरडे नैनीताल आ जाए, वैटरडे। हल्द्वानी आ जाए। हाँ नैनीताल तो अच्छा ही पकड़ रहा। तो अब मुकुल उनसे तो, तिवारी जी अगर, हाँ मैं कहूंगा सर मुकुल और तिवारी कहूंगा। से तो कहते कहते 4 महीने हो गए सर, अब वो पता नहीं जी नहीं, एक दिन कब सर ले। उन्होंने कहा कि आप ही कह दीजिएगा। मैंने कहा आपका इंटरव्यू में कैसे कहूंगा? कह रहे थे दादा मैं सामान भेज दूंगा, आप बोल दीजिएगा। मैंने कहा ना ना, क्या क्या भेजा लो। जोशी सर, आज का प्रॉक्सी जो सवाल पहले आपने पूछा जी उसके 2-3 जवाब आए हैं सर।
इस बीच हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं और सभी को नमस्कार कह रहे हैं। और किशन कुमार वर्मा जी कह रहे हैं कभी कभी दिल्ली में भी रहती है नेटवर्क की प्रॉब्लम। दिल्ली में तो कई बार हो चुकी है, हम रोज देखते हैं, हमारे बहुत सारे मेहमान दिल्ली से आए हैं। तो अशोक कुमार प्रधान जी सबको याद कर रहे हैं, राकेश उग्रान सर डाइट प्राचार्य देहरादून कुलिन जी का सबका स्वागत कर रहे हैं। नागबेन स्वयं जी रोज की तरह उड़ीसा से जुड़े हैं, शिवांगी पाठक जी और गिरीश चंद जी पूछ रहे हैं कि हेमंत आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य का ही तो प्रॉब्लम हो गया सर, बुढ़ापे में भाई यही एक रोना है। स्वास्थ्य बहुत खतरनाक है गो। अरे कौन सा बुढ़ापा आ वो गया, मेरे तो बारे में आपसे बात कर ज्यादा रहे हैं एजेड सर, तो मेरे मैं हूँ। बारे में, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में नहीं। ये आपसे आप सर हट के मैं इसमें 63 का, इसमें होता एज क्या है ना जस्ट सर, जो ये जो जो ज्यादा क्रॉनिक शुगर होता है, एक कार्बंकल हो जाता है, मतलब ये ड्रॉपलेट बन जाते हैं पस के, कोई खास एक गांठ बन जाती है वो। तो खूब आजकल पढ़ रहा हूँ, उसी के बारे में पढ़ रहा हूँ आजकल। डॉक्टर साहब ने एक बार क्लू दिया तो मैंने कहा इसी का अध्ययन हो जाए आजकल। तो दिक्कत है, मैं मुझे लग रहा था सर आप जैसे लोगों के बीच में ऐसे बैठना भी थोड़ा, तब मैं 2-3 दिन थोड़ा पोज आ रही थी। नहीं, डायबिटीज तो मुझे भी है पिछले 20 साल से, लेकिन मैं इंसुलिन ले लेता हूँ हाँ सर, नहीं रेगुलरली। मैं भी लूंगा सर, मैंने अभी नहीं लिए। हाँ, और कोई उसमें वो नहीं है, कोई डर नहीं है, इंसुलिन लीजिए तो मस्त रहिए। हाँ सर, वो लूंगा आप वो ये मिठाई मिठाई नहीं खानी है। ये कुलीन को मैं एक बार फोन करूँ मैं कुलीन को कि छत में चले जाएं। हाँ, हाँ, ये कह बात दीजिए। कर लीजिए सर। हिमांशु पांडे मैं क्या मित्र। उत्तर नहीं देख पा रहा भट जी, मैं उत्तर किसी, मेरे को तो एक भी उत्तर नहीं दिखा। नहीं नहीं सर, आए हैं, 2 उत्तर आए हैं। एक गिरीश चंद जी ने लिखा है, सबसे पहले ये रहा 7:04 पर पर्वतों से। और उसके बाद दूसरा उत्तर शिवांगी पाठक जी का है, वो भी कह रही है पर्वत से। ये 2 उत्तर अभी तक आए हैं। तो जो पर्वत से लोग क्या देर से मतलब? जुड़े हैं, मैं उनके लिए फिर से सवाल दोहराना चाहूंगा। आज का सवाल है, किंसुल्का, साल्वका, अंजना, भंजना और लोहिता किनसे संबंधित है? फिर से सुनिएगा, स्क्रीन पर भी लाइव है। किंसुल्का, साल्वका, अंजना, भंजना और लोहिता किनसे संबंधित है? इसका सही जवाब देने वाले सबसे पहले दर्शक को माय ऑप्टिकल्स की ओर से 1000 रुपए का चश्मा इनाम में दिया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि और बहुत सारे दर्शक इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं कह रहा था हेमंत, आज बहुत लंबे अरसे के बाद हिमांशु पांडे मित्र जो है हमारे शो में उपस्थित दिखाई पड़ रहे हैं। मित्र का स्वागत है जी। बहुत बहुत। और युगवंश फरीदा, नैनीताल आजकल, हाँ फरीदा सोल युगवंश जी एक स्पेस नैनीताल है। आजकल सर वो द शो मस्ट गो ऑन कर रहा है, तो हिमांशु की एक अभी एक प्रस्तुति हुई थी, उसमें हरिशंकर परसाई जी की एक कहानी इन्होंने की थी शायद। हाँ मैंने भी देखी थी सर, वो बढ़िया थी, जी। वो तो बहुत बढ़िया आजकल कहानी थी। युगवंश और हाँ, युगवंश नैनीताल के लोग कर रहे हैं आजकल हर सैटरडे। विकास भट्ट, मनोज, नवीन बेगाना, भास्कर बिष्ट, हिमांशु, दिवा, ये दिव्या और डीके दा ने कर ली है बारी बारी से। अब हर हफ्ते इनकी कहानियां आ रही हैं, द शो मस्ट गो ऑन। हाँ वो बहुत अच्छी है सर, मैंने भी देखी थी बहुत सारी। हाँ, तो इस अच्छे बीच आ गए हैं, कुलीन पिथौरागढ़ आ गए हैं। कुलीन तो नहीं आया सर, ये दूसरे वाले कुलीन आ गए। अच्छा अच्छा। अभी देखते हैं तो कौन तब प्रकट होता है। तो किशन कुमार वर्मा जी कह रहे हैं नैनीताल तो आना ही पड़ेगा, उत्तराखंड का प्रभार जो मिला है। क्या बात है, बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। हरीशन भट्ट जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। और हिमांशु पांडे जी लिख रहे हैं कि वाकई आज बहुत दिनों बाद जुड़ पाया हूँ। तो हिमांशु जी कोई बात नहीं, जुड़े रहिए बस। बहुत दिनों बाद जुड़िए या कम दिनों बाद जुड़िए, जुड़ना ज्यादा जरूरी है। और भट्ट जी, मुझे एक बहुत ही अच्छा चित्र अभी देखने को मिला है। मतलब वो चित्र जी क्या है, वो उत्तराखंड की एक परंपरा है। हिमांशु जी अपने लिंटल में बैठ के बहुत सारी बड़ियां सुखा रहे हैं, और लंगूरों की डर से इनका बच्चा है जो बहुत अच्छा एक्टर भी है, बहुत छोटा है, बड़े बड़े डंडे लेके बैठे हैं, और लंगूर बंदर जो नैनीताल में आते हैं उनसे अपनी बड़ियां बचा रहे हैं। तो केवल एक चित्र नहीं है, वो तो एक उत्तराखंड की परंपरा और कहानी है कि कैसे हम लोग जाड़ों में बड़ियां बनाते हैं, उनको प्रिजर्व करके अपने मेहमानों को, अपनी बेटियों को हम भेजते हैं, अपनी बहनों को भेजते हैं, रिश्तेदारी में भी बड़ियां भेजते हैं। और यहाँ का
बड़ियों का एक वैशिष्ट्य है, तो कभी पापड़ के, कभी ककड़ी के, कभी भूजे के ये बढ़िया बनाते, और इतना अच्छा चित्र है। मैं हिमांशु को इस शो के माध्यम से बधाई दे रहा हूँ कि उत्तराखंड की परंपरा को आपने एक छोटे से चित्र से दिखाया। हिमांशु, बधाई आपको। भट्ट जी लंबा अंतराल हो गया, देखिए नेटवर्क के आ इशू गया के चलते मैं बाहर हो गया था। जी, जारी रखिए डॉक्टर हाँ हाँ कुलीन हाँ जी। जी जी जारी तो जी मैं ये कह रहा था कि फिर मेरा बीएनए में एडमिशन हो गया और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। जी। और उसके होने से मेरा, क्योंकि उस समय की आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि मैं घर से पैसे लेके पढ़ पाता, और बीएनए तो का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद बीएनए ने हमें फिल्म इंस्टीट्यूट भी भेजा और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी भेजा 1-1.5 महीने के लिए, और लगभग 4 महीने के लिए हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में एफटीआई में थे। तो ये सही संयोग बना, और उसके बाद तब से यात्रा जारी रही, कभी रुक करके कभी लगातार, आप लोगों के आशीर्वाद से। डॉक्टर साहब, तब वहाँ बीएनए के प्रभारी कौन थे, फिर चले गए डॉक्टर साहब? आज कैसे होगा? नेटवर्क की बार बार दिक्कत हो रही है और वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में बहुगुणा जी भी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नेटवर्क शायद वहाँ भी कुछ कमजोर सा लग रहा है मुझे। डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, तो जो हमारे नियमित दर्शक हैं, इनमें से कौन कौन लोग हमारे शो में गेस्ट बन के नहीं आए हैं अभी? नमस्कार सर। बहुत सारे नहीं आए। ये एक नए गेस्ट आए हैं आज, बहुगुणा जी। एक नए गेस्ट आए हैं, बहुगुणा जी। बहुगुणा जी तो जी स्वास्थ्य खराब होने के बाद जो सुंदर हो गए सर आप। ऐसा है क्या? हाँ, निखार आ गया, त्वचा में निखार आ गया सर। वो बल्ब की वोल्टेज बढ़ा दी है सर। इनके यहाँ कम वोल्टेज का जो बल्ब था ना, उसकी वोल्टेज बढ़ा दी आजकल इन्होंने, तो ज्यादा चमक है। मेरी अभी मेरी डॉक्टर पुरोहित साहब से बात हो रही थी, वो शिमला में है आजकल, तो कह रहे थे कि 1-2 दिन में ब्रॉडबैंड लग जाएगा, उनके यहाँ भी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, तो 2-3 दिन के बाद में आपसे संपर्क कर लीजिएगा तो आ जाएंगे, लेकिन अभी 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। मैं उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है पुरोहित सर से। 3 दिन बाद आज मेरा नंबर लग पाया। वो क्या कहते हैं, उनका दिक्कत आ रही है कि वहाँ नेटवर्क का काम चल रहा है कि, तो आज बात हो, अभी 10 मिनट पहले बात हुई मेरी उनसे। अच्छा, तो अभी तक सर हमारे जो पिछले मतलब वो भी शायद नेटवर्क के कारण नहीं आ पा रहे हैं। जी जी जी। तो मित्रों, अभी आज हमारे जैसे ही कुलीन जोशी जी जुड़ते हैं, हम उनको अभी लाइव करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे साथ बड़े खास मेहमान आने वाले हैं, गिरीश बड़ोनी जी। गिरीश बड़ोनी जी लोक के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, अगर चाहे वो गढ़वाली लोक कलाएं हो या कुमाऊनी लोकगीत हो, और रामलीला का उनका बड़ा विशद बृहद अनुभव है। तो कल हम गिरीश बड़ोनी जी से मिलेंगे शाम 7 बजे। उनसे उत्तराखंड की रामलीला और तमाम सांस्कृतिक लोक परंपराओं पर बातचीत करेंगे। जी जी सर, कुलीन जी हाँ आइए। सर, ये आना जाना बहुत हो रहा है सर ना, तो कोई बात नहीं। जी। तो मैंने जो यात्रा बताई अपनी आप लोगों को, बीएनए तक की तो पूरी हो गई थी। हाँ, लखनऊ और पहुंच गए उसके थे हम बाद पहली बार ट्रेन में बैठ के। लखनऊ में मैंने एक काम किया। जी जी। लखनऊ हाँ, लखनऊ में काम किया और नेटवर्क गया। जागेश्वर जोशी सर कह रहे हैं कि आपका शो बहुत ज्ञानवर्धक और प्रभावी है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जोशी सर, आप जैसे विद्वान पुरुषों के कारण ही ये शो प्रभावी बन पाया होगा, ये हमें ऐसा कहने में बिल्कुल बहुत खुशी है। और आप लगातार देखते हैं, और आपने इतने खूबसूरत कार्टून बनाए कि मतलब मजा ही आ गया देख के। बहुगुणा जी तो बहुत ही प्रसन्न थे, हम सब बहुत प्रसन्न थे। तो आपकी कला का कोई जवाब नहीं है, और आपके आने से हमारे शो में चार चांद लगे। आपका बहुत सारे बहुत लोग धन्यवाद। बहुत सारे लोगों ने मेरे से नंबर मांग रहे थे, कह रहे कि हमें अपना कार्टून बनवाना है। अच्छा, बढ़िया। लेकिन सर आज आप कार्टून मटेरियल लग रहे हैं बहुगुणा जी। ऐसा है क्या? देखिए अपने आप को देखिए। अच्छा, बाल ऐसे हो रखे हैं। बहुगुणा जी को नमस्कार। नमस्कार साहब भाई, नमस्कार। आप अपनी चर्चा, हाँ, लखनऊ पहुंच गए, लखनऊ से आगे बढ़िए। हाँ तो हाँ सर, अटक जा रही है ना मेरी यात्रा, आगे नहीं बढ़ पा रही। जी कोई बात नहीं, रंगमंची यात्रा भी मेरी रुक रुक करके बढ़ी है, उसी तरह से नेटवर्क भी मुझे वही कर रहा है, कोई बात नहीं।
तो सर मैं जी ये कह जी रहा था कि लखनऊ में एक स्कूल है, सिटी माउंटेसरी स्कूल, आप लोग सब उसके बारे में जानते होंगे। तो जी मुझे एक मौका मिला और लखनऊ में मेरी स्थिति ये थी सर, मैं लखनऊ जो था पूरा साइकिल से नापता था। तब थोड़ा और ज्यादा हम्म, यंग था शायद, और पहाड़ का जोशो जुनून भी बहुत था मेरे अंदर, और काम करने जी की ललक अभी भी है, तब भी बहुत थी। तो मेरी स्थिति ये थी कि मैं सुबह 8 बजे साइकिल में बैठता था और रात के लगभग 8-9 बजे मेरी साइकिल मेरे कमरे में आकर के रुकती थी। और इस क्या बात दरमियान मैं इतने सारे काम करता था और मतलब पूरा लखनऊ में साइकिल से घूमता था, और जी लोग देखते थे मेरे काम को भी। और मेरा स्थिति ये थी कि मैं कहीं लाइट डिजाइन कर रहा हूँ, कहीं सेट कर रहा हूँ, किसी नाटक के लिए कॉस्ट्यूम कर रहा हूँ। और मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी आकाशवाणी लखनऊ। तो आकाशवाणी लखनऊ में एक तो हमारी पहाड़ की कोई मैडम थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उस समय, और एक थी हमारी रमा अरुण त्रिवेदी जी। तो ये दोनों मुझसे, मैम जो थे, मुझसे बहुत सारे काम करवाते थे। जैसे कि मतलब उत्तरायणी एक कार्यक्रम आता था, उसके लिए बहुत सारी टॉक मैंने लिखी। और जैसे मंटो की कहानियां हैं, सादत हसन मंटो साहब की, सूरमा, जी जी तमाशा, बादशाहत का खात्मा, लाइसेंस, इन सब का मैंने रेडियो नाट्य रूपांतरण मैंने किया आकाशवाणी लखनऊ के लिए। दूरदर्शन के लिए कुछ काम करता था, वहां पे भी हमारे वीएनए के एक सीनियर थे। तो मतलब स्ट्रगल का दौर था, तो इस तरीके से मैं वहां पे काम करता था। और कोई जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कभी कुछ काम कर रहा हूँ, कभी लाइट में, कभी सेट में, कभी एक्टिंग में, अलग अलग पार्टिसिपेट करता था जैसा मौका मिलता था। यानी बहुत बिजी था। और आप यकीन मानिए इतना बिजी था कि जो मुझे संस्थानों से चेक मिलते थे, मेरा कैनरा बैंक में एक अकाउंट था, और मैं अपने चेक शायद ही कभी जमा कर पाया हूँ, क्योंकि मैं 10 बजे तक तो कमरे में रुकता ही नहीं था, 8 बजे निकल जाता था। और वो मेरे चेक में अपने बगल वाले एक मित्र को, ब्रिजभूषण शुक्ला को देके जाता था, और मेरे सारे चेक, भले वो 2000, 1000, 5000 जितने के भी होते थे, वो ब्रजभूषण शुक्ला मेरे चेक को बगल में ही दूसरा बैंक, वो हमारा बैंक था कैनरा बैंक, उसमें वो लगाता था। तो मेरे काम को देखते देखते मुझे एक मौका दिया रमा अरुण त्रिवेदी मैम ने। लखनऊ में जो सिटी माउंटेसरी स्कूल है, आप उसके बारे में जानते हैं, उसके जो फाउंडर हैं मिस्टर जगदीश गांधी, उनके जीवन पर एक फिल्म बनानी थी। और रमा मैम को मालूम था कि मैं अभी अभी फिल्म इंस्टीट्यूट से लौटा हूँ, कुछ बहुत वीडियो की ट्रेनिंग लेकर के, और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मतलब कैमरा और कैमरे के बाहर डायरेक्शन और सारी चीजों को जानता समझता था। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, और मुझे जगदीश गांधी जी का 1 पेज का बायोडाटा मिला। और आप यकीन मानेंगे, मैंने उस 1 पेज के बायोडाटा को 58 मिनट की फिल्म में तब्दील किया। और इसमें मेरा क्या 6 महीने का रिसर्च वर्क था। और इस काम को कैसे मैंने किया, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी एक झलक इसकी, कि जगदीश गांधी जी ने मुझे एक, जब ये फाइनल हो गया था हमारा, ये फिल्म करनी है, और ये जगदीश गांधी जी के स्कूल की पहली फिल्म थी, उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था, मिस्टर कुलीन जोशी हु इज गोइंग टू डायरेक्ट ए फिल्म ऑन मी, ही कैन विजिट एनी ब्रांच एनी टाइम। तो मैं क्या करता था, मैंने क्या, उनके बोरों में उनके फोटोग्राफ पड़े हुए थे, उनकी यंग एज के। तो मैंने उन उसमें से की थी जब वो यंग थे, जब उन्होंने स्कूल शुरू किया अपना 5 बच्चों से लेकर के। और वो सुनीता गांधी जी उस समय कैसी दिखती थी मैरिज के समय में, तो मैंने दोनों गांधी की, सुनीता गांधी जी की और जगदीश गांधी जी की यंग एज की फोटो ली, और मैं उनके प्रत्येक विद्यालय में जाकर के घूमा। और आप यकीन मानेंगे, मैंने जगदीश गांधी जी जैसे ही जवानी के, मतलब उस उम्र में दिखते थे जब उन्होंने विद्यालय शुरू किया, तो मैं एक वैसे ही विद्यार्थी को लेकर के आया उनके विद्यालय के, और एक वैसी ही छात्रा को लेकर के आया जिससे मैंने सुनीता गांधी की भूमिका करवाई, और उस युवा से, उस लड़के से मैंने जगदीश गांधी जी की भूमिका करवाई। तो आ रहे हैं फिर से आ रहे हैं आ रहे हैं। ये बड़ी समस्या है सर, जैसे ही कोई रोचक किस्सा शुरू होता है, नेटवर्क जो है, जैसे फिल्म में विलेन आ जाता है ना बीच में अचानक से, ऐसे ही नेटवर्क जो है विलेन बन के आ जाता है। आएंगे आएंगे, हम तो भाई उम्मीद में ही हैं। जैसे मैं उस पे काम जी, करता रहा जगदीश नहीं गांधी जी की बस फिल्म पे, और आप लोगों को अच्छा लगेगा ये जान करके कि मेरी अभी तक की बात आई, थोड़ा सा छूट गई थी, क्योंकि आप लोग दिख नहीं देते मुझे। आपने 2 बच्चे छांटे चलिए कोई जिसमें कोई बात नहीं सर, एक मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं जगदीश गांधी जी का जो फिल्म मैंने पूरी, अच्छा, 2 विद्यार्थियों को मैंने उनके स्कूल से ही छांटा, और वो मैं उनके यहीं से वो जो फोटोग्राफ मैंने देखे थे, मैं ढूंढे उनके यहाँ जो बोरे में पड़े फोटोग्राफ थे, वो यंग यंग एज में जगदीश गांधी और सुनीता गांधी कैसे दिखते थे, वही 2 बच्चे थे सेम शक्ल के। तो उनसे मैंने अभिनय करवाया, क्योंकि मेरा मानना था कि जगदीश गांधी जी का काम इतना महत्वपूर्ण है, तो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। और उसकी शूटिंग हुई अलीगढ़ में, सिकंदरा राव में, और क्या कहते हैं,
लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और मैं उनको नैनीताल भी लेके आया, और नैनीताल से वो फिल्म शुरू होती है। फिल्म का नाम था पथिक, और उसकी टारगेट ऑडियंस थे उनके स्कूल के बच्चे। और आप ये भी जानते होंगे शायद कि उनका स्कूल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है, द लार्जेस्ट स्कूल ऑफ द वर्ल्ड बाय द पीपल्स इन ए सिटी, इस टाइटल से। वो दुनिया के किसी भी एक शहर में स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय है। और तब उस समय संभवतः 32,000 बच्चे पढ़ते थे, और अभी ये संख्या 45,000 के आसपास होगी। अद्भुत स्कूल। मैं तो कह रहा हूँ, शिक्षा में काम करने वाले व्यक्ति को यदि किसी शिक्षा का स्वरूप देखना हो धरातल पर कि वो क्या होता है, और वो फिल्म तो उनके पास ही है, वो देते नहीं है, उनका कॉपीराइट का इश्यू है। और वो मतलब एक तरीका क्या है काम करने का, अगर उसको देखना हो तो मुझे लगता है कि जगदीश गांधी जी के किसी भी एक विद्यालय। और इससे आगे मैं बताऊं, जब हम सिकंदरा राव में शूटिंग कर रहे थे, तो सिकंदरा राव के जो डीएम साहब थे वो उनके विद्यालय के विद्यार्थी थे, तो बहुत सारी सुविधाएं मिल गई हमें। तो हमने उस वहां भी शूटिंग की, फिर नैनीताल में आकर के शूटिंग की, नैनीताल की ताल में मैंने कुछ वहां पे उनसे शॉट लिए। तो एक बहुत अच्छी टीम के साथ मिलकर के वो फिल्म बनाने का सौभाग्य मिला। और मुझे लगता है मेरे जीवन का अभी तक का सबसे बड़ा काम करने का जो अवसर मुझे मिला है, वो यही फिल्म है, जिसको मैंने ड्रामेटाइज किया पूरा। और अपने ड्रामा का जितना मुझे अनुभव था उस समय का, सन 2004 की बात है ये, तो सारे सीन्स को मैंने विजुअलाइज किया, ड्रामेटाइज किया, उसके लिए लिरिक्स लिखे। कुछ पंक्तियां मैं बताता हूँ, जैसे एक बार मैंने ऐसे पिक्चराइज किया गांधी जी को कि वो गलियों में जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को मेरे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजिए। तो उसमें मैंने कुछ लिरिक्स उसके पीछे डाले। जब बढ़ेंगे कदम मंजिलों की डगर, गर्दिशें भी होंगी मुसीबतें भी मगर, जीत लेंगे आसमां और हर खुशी जमी की, अरमा होंगे दिल में जो मुश्किल अगर, तन्हा भी चलेंगे मिलेंगे हम सफर, कारवां ही तय करेगा हर कठिन डगर, अश्को मसाइब न होंगे जिंदगी में, बेमायने हो जाएगा कामयाबी का सफर। तो ये करते हुए ये लिरिक्स चल रहे हैं बैकग्राउंड में, और वो नॉक कर रहे हैं एक डोर को कि मैंने अपना विद्यालय खोला है स्टेशन रोड में, आप अपने बच्चों को मेरे इजाजत कम दे रहा मुझे। हाँ, अब आप लोग दिखने लगे। तो हुआ क्या सर कि जगदीश गांधी जी, मुझे लग रहा है मेरी आवाज आ रही है भट्ट साहब? जी जी, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए बोलिए कुलिन भाई, बोलिए। जहां पर नहीं आएगी हम बोलेंगे, आपको बताएंगे, आप जारी रखिए। फ्रीज हो गए सर, मुझे लग रहा है नेटवर्क चला गया सबसे। और वर्मा साहब कह रहे हैं दिल्ली से कि एक दिन गिनीज वर्ल्ड बुक में मेरा भी नाम आएगा। बिल्कुल आएगा सर, आपके बिना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अधूरी है। आपका नाम निश्चित रूप से आएगा और उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। और कल की हमारी जो एक्सपर्ट थी विनीता कामदीरी मैडम, वो कह रही हैं कि बहुत बढ़िया अनुभव, सार्थक प्रयासों से ही बेहतरीन अनुभव उपजते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप आज भी हमारे शो में बनी हुई है, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हेमंत जागेश्वर प्रसाद जोशी जी कह रहे हैं कि ये आपका स्नेह है, प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। बहुगुणा जी तो बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं। और जोशी सर का ज्ञान अद्वितीय और अनुभव है। बिष्ट सर कला साहित्य और संस्कृति के मर्मज्ञ और माहिर वक्ता हैं। आप सबका अभिनंदन। आज हमारे साथ जहीर खान जी भी जुड़े हैं सर। अभी पता नहीं इंडियन क्रिकेट टीम वाला जहीर खान है कि कोई दूसरे हैं, अभी पता नहीं चल पा रहा है, इसकी जांच चल रही है अभी। लेकिन आप कमेंट देखिए, जहीर खान जी कह रहे हैं नमस्कार सभी गुरु लोगों को। तो अभी तक के 137 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। आप सबसे अनुरोध है दर्शकों की, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ये जो ज्ञान का प्रकाश है इसको फैलाइए, अंधेरे को दूर भगाइए। वैसे भी दीपावली का त्योहार बहुत नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग इन अनुभवों को देख करके सीखें। तमाम तरह के अनुभव हमारे बीच में थे। कल विनीता मैम थी तो अद्भुत उनका अनुभव था, कमाल का उनका संचालन था, आवाज के तो कहने ही क्या। तो इस तरह के बहुत गजब गजब के लोग हैं, उन सबको देखिए। और ये जहीर खान साहब का कमेंट आ गया सर। जहीर खान जी कह रहे हैं कि मनिहार गोट टनकपुर वाले हैं ये जहीर खान जी। तो
मनियारगढ़ से, टनकपुर से स्वागत है। शारदा नदी के किनारे आप बैठे हैं जहीर जी, सामने नेपाल दिख रहा होगा, अब तो अंधेरा हो गया। खैर, हमारे मित्र गोकुलानंद कापड़ी एक आपके मनियारगढ़ के ही हैं, शिक्षक हैं वो भी। तो जहीर खान जी का भी स्वागत है। और बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं सर जो मुझे फोन करके कहते हैं कि हम शो रोज देखते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ हमें तो पता ही नहीं चलता, आप कमेंट नहीं करते हैं। बोले हाँ, हम कमेंट नहीं करते हैं लेकिन देखते रोज हैं, समझ में नहीं आता क्या कमेंट करें। तो उन सबसे भी अनुरोध है कि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता लगेगा आप देख रहे हैं और हमारा उत्साह बढ़ेगा। वो लाइन में फिर दोहराता हूँ जो रोज कहता हूँ कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। जी जी जोशी सर कुछ कह रहे हैं। कमेंट कमेंट करना नहीं आता ना उनको, धीरे धीरे मतलब कमेंट कैसे करें, हमारे कमेंट नहीं जा रहे हैं, हम देख रहे हैं आपका शो, कुछ ऐसे ऐसी भी कंप्लेंट्स आती हैं, ऑब्जर्वेशंस आती हैं। नहीं कई सर, वो लोग देखते हैं लेकिन नहीं, कमेंट करना तो वो किसी दूसरी वॉल पे देख रहे होंगे तो उनके कमेंट नहीं आ पा रहे होंगे। अगर डायरेक्ट हमारी वॉल पर आके देखेंगे तो कमेंट आएंगे। और दूसरा, कई लोग टेक्निकली थोड़ा सा इतने स्ट्रांग नहीं होते, ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन कई लोग शर्म या हिचक के कारण नहीं करते हैं कमेंट, कई लोग जानबूझ करके भी नहीं करते हैं, अलग अलग वजह हैं सबकी। और कई लोग हाँ, इतना करते हैं कि हमें मजा आ जाता है, बार बार बहुत अच्छा लगता है, बार बार उनके कमेंट आते हैं शो में, कई तो हमें लोग छुप बहुत छुप अच्छा के लगता देखते हैं, कई लोग छुप छुप के हाँ देखते हैं, अपनी आइडेंटिटी वो नहीं करना चाहते। है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कुलीन जोशी जी फिर से हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार जुड़ चुके सही हैं। जी, जी कुलीन जी, फिर बोलिए। हाँ कुलीन भाई बताइए। हेलो। वो ऐसे हाँ लग रहा अब है साक्षात अभी अब आप बोलने लोग वाले। दिखाई दे रहे हैं सर नेटवर्क। जी हाँ, तो मैं गांधी जी की बात बता रहा था सर, उसको लेकर के जो हमारा वो जो प्रोजेक्ट था, पथिक फिल्म थी। तो एक एक और अनुभव बताता हूँ सर गांधी जी का, गांधी जी के साथ काम करने का मेरा वो। जी सर। वो जो सिटी हाँ सर। मोंटेसरी स्कूल जगदीश गांधी जी ने शुरू किया, सिटी मोंटेसरी जी स्कूल की बात कर रहे हैं ना, वो हाँ, महानगर ये में सर। नहीं खोला था पहली ब्रांच उन्होंने? नहीं, तो पहली ब्रांच आपने उन्होंने वहां स्टेशन खोली। रोड बोला। हाँ, स्टेशन रोड में खोली उन्होंने। Oh, I thought that महानगर में खोला था। महानगर में इट्स ह्यूज स्कूल। महानगर में अगर वो मुझे जो सही याद है तो सर स्टेशन रोड ही है, क्योंकि ना वो स्टेशन रोड के। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिटी मोंटेसरी स्कूल अच्छा स्कूल है, फेमस स्कूल है। हाँ हाँ सर, जोशी सर। जी। जी नहीं ठीक है, ठीक ठीक होंगे, क्योंकि सिटी मोंटेसरी स्कूल में भी काफी फेमस हुआ था। मतलब महानगर में जो स्कूल उनका था काफी बड़ा था। हाँ, और नहीं बड़े तो फिर होते गए सर, जब उन्होंने शुरू किया ना 5 बच्चों से, तब उन्होंने लोगों के घर में जाकर के कैसे कैसे एक एक बच्चा कलेक्ट किया, और लोगों ने विश्वास भी नहीं किया, नवयुगल हम्म, हैं और वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो पूरी उनकी जो हिस्ट्री है, जैसा जैसा उन्होंने बताया, जैसा लखनऊ के पुराने लोगों से जो पता चला उनके काम को लेकर के, उस तरीके से उस फिल्म को पूरा मैंने डॉक्यू ड्रामा के रूप में बनाने की कोशिश की, उसको पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ। और तो उसमें बिल्कुल। कलर्स भी यूज नहीं किए, मैंने सिप्ला टोन में रखा। आप लोग टोन से ही परिचित हैं, जो कलर मतलब एक ब्राउनिश टोन रहती है। तो मेरा मानना था कि उसको कलर में भी नहीं रखना, उसको उसी दौर के हिसाब से लेके चलना है। तो इस तरीके से वो काम किया, अलग अलग जगह उसकी शूटिंग करी। और एक दिन का वाकया बताता हूँ कि जगदीश गांधी जी से के पास सब लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन मेरे पास ऐसा था, क्योंकि मैं वो फिल्म कर रहा था, तो मैं अक्सर उनके पास जाए रहता था, बैठता था, उनको देखता था, उनकी दिनचर्या देखता था, और फिर सोचता था कि कैसे इसको विजुलाइज करेंगे, क्या शॉट होगा, क्या सीन्स बनेंगे। क्योंकि कुछ भी नहीं था, केवल एक बायोडाटा था 58 पेज का, सिंपल सा, और उसको पूरा विस्तार देना था एक फिल्म में, 1 घंटे की फिल्म में। तो एक दिन का वाकया ये था कि जगदीश गांधी जी ने मुझसे कहा था, जोशी जो है 6 बजे आप मेरे पास पहुंच जाना उनके ऑफिस में। आप यकीन करेंगे, इतना बड़ा पुलिंदा उनकी 20-22 ब्रांचों से आया था, और वो 6 बजे से 9 बजे तक केवल चेकों में साइन ही करते रहे। अब मैं 3 घंटे, तो क्योंकि उस दिन का काम था, हमारी अगले दिन की जो शूटिंग लोकेशन थी हमारी, ये फाइनल करनी थी गोमती के किनारे, किस पर्टिकुलर मकान में आकर के वो रुके थे, उस मकान का पता करना था।
और 6 बजे से जब 9 बज गए तो मेरा पेशेंस भी जवाब दे गया। तो मैंने कहा ऐसा है सर, ऐसा है, हम कल जो है कल की शूटिंग पोस्टपोन करते हैं और कल की शूटिंग को हम परसों करते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमारे हाथ में ही थी। तो हम कल जाकर के शूटिंग लोकेशन में जाएंगे। तो 9 बजे तक गांधी जी चेक में साइन करते रहे केवल, और उसके बाद 9 बजे उन्होंने कहा जोशी ऐसा हो सकता है कि मैं कल आज से ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए हम आज का काम आज ही करेंगे। और उसके बाद 9 बजे वो अपनी नॉन एसी टाटा सुमो में बैठे और उसके बाद उस इलाके में चले गए जहां वो आकर के रुके थे, गोमती नदी के किनारे में। और वहां फिर लोग क्योंकि सो गए थे, कुछ लोग, अंधेरा था बहुत ज्यादा, तो दरवाजा खटखटा करके, मैं जगदीश गांधी हूँ, आप लोग कृपया बताएंगे मैं किस मकान में आकर के रहा। ऐसे 5-7 उन्होंने दरवाजे खटखटाए, तो वहां से बुजुर्ग लोग निकले और हमें उसी पर्टिकुलर जगह पर ले गए जिस कमरे में, जिस मकान में वो रहे थे। तो फिर हमने अगले दिन की शूटिंग को रात को प्लान किया, क्योंकि प्लान जगह तो हमें तय करनी थी, बाकी तो शेड्यूल सब बने हुए थे। तो उसी कमरे में जाकर के हमने अगले दिन की शूटिंग करी। और जगदीश गांधी जी का तो मतलब इतना मैंने 2 ही विनम्र व्यक्तित्व अपने जीवन में देखे, एक तो जगदीश गांधी जी और दूसरे हमारे हेमंदा, और दोनों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो मतलब विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, मतलब बेहतरीन व्यक्तित्व, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये थोड़ा सा मेरा एक अनुभव मिला मुझे जगदीश गांधी जी के साथ रहने का। और उन्हें वो फिल्म भी बड़ी अच्छी लगी। जब उसका प्रीमियर हुआ, मैंने मतलब मुझे तो पता ही था कि क्या है होना इसका, उनकी टारगेट ऑडियंस उनके स्कूल के बच्चे थे, तो अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को स्कूल की जर्नी दिखाना उसका एकमात्र उद्देश्य था, कुछ प्रोफेशनल था नहीं। लेकिन वो पूरी की पूरी फिल्म जो है प्रोफेशनल तरीके से बनी। और उसके बाद तब से लेकर के जगदीश गांधी जी के यहाँ जय जगत फिल्म्स नाम से एक प्रोडक्शन हाउस उनका अपना खुल गया, इन हाउस, और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी फिल्में उसके बाद बनाई है, लेकिन वो उनकी पहली फिल्म थी। तो इस तरीके से वो फिल्म बनी। बड़ी अच्छी टीम थी, कुरियन सर और अहमद और बहुत सारे लोग, कैमरामैन भी साउथ के थे। तो हम लोगों ने मिलजुल करके इस फिल्म को बनाया। ये बहुत अच्छा अनुभव था कुलीन भाई, जो गांधी जी के साथ आपने फिल्म बनाई। और गांधी तो हिंदुस्तान के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि जैसे मतलब फेविकोल का मजबूत जोड़ कहते हैं ना, कोई भी गांधी हो। जी जी तो जी, उनसे पार पाना हम लोगों के बस की बात नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन शिक्षा जगत में उनका जो काम है ना सर, मैं तो कहता हूँ मौका मिले तो देखना चाहिए। और तो और ऑडिटोरियम्स की हम बात करते हैं, गांधी जी का ये जो है कानपुर रोड में एक ऑडिटोरियम है, वो फुल्ली एसी है, मतलब बहुत अच्छी संख्या में वहां लोग बैठ सकते हैं। और उसके नीचे के तल में उन्होंने पूरा एसी का एक सिस्टम लगाया, मतलब बड़ी सोच के साथ किया गया काम जो है विद्यालयी शिक्षा में, वो गांधी जी के हर जगह दिखाई देता है। अब गांधी जी से बाहर आते हैं थोड़ा सा, और हम अब नाटकों की ओर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कौन कौन से नाटकों में अभी तक अभिनय किया और कौन कौन से निर्देशित किए, अगर आपको याद हो तो बताइएगा। और उसमें से आपका पसंदीदा नाटक कौन सा रहा? हाँ, तो जब ना अभिनय की बात है तो मेरा अभिनय का कारवां तो यहाँ से एहसानला के साथ ही शुरू हो गया था। उसमें वापसी पहला नाटक है, युद्ध और प्रेम दूसरा नाटक है, और भोलाराम का जीव, और इस तरीके से हरिशंकर परसाई जी की कुछ कुछ कहानियां मंचित करी अभिनय नाट्य मंच के साथ मैंने, और हमारे गुरुजनों ने मिलकर के, हमारे साथियों ने कुछ डायरेक्ट की। और उसके बाद जब बीएनए में गया तो बीएनए में मैंने पहला नाटक किया गाजीपुर की हसीना। वो गाजीपुर का हजाम करके एक एडेप्टेशन है, पियर द बोमार्शिए का विदेशी नाटक है, उसको गाजीपुर का हजाम करके उन्होंने गाजीपुर की हसीना के नाम से किया। तो उसमें सुशील कुमार सिंह सर का डायरेक्शन, नहीं वो डायरेक्शन था, अरे भोपाल से थी, मैं नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, बहुत ही चर्चित रंग व्यक्तित्व है भारत भवन से, नाम भूल रहा हूँ उनका ऑलरेडी, तो अब तो एक्सपायर कर गई, सॉरी नाम याद नहीं है। तो वो मैंने नाटक किया। और उसके बाद बहुत सारे नाटक बीएनए में किए, जैसे लांछन स्टोरी की, उसमें ही मुख्य भूमिका थी मेरी। और उसके बाद पहला और आखिरी नाटक किया, जॉन गॉल्सवर्दी का नोबेल लॉरिएट है, तो उसमें 3 पात्रों का नाटक है। एक लाइन की स्टोरी ये है कि एक छोटा भाई है और उसकी प्रेमिका है, और बड़ा भाई है और उसका स्टेटस है। तो बड़े भाई का, क्योंकि बड़ा भाई वकील है, और छोटे भाई के प्रेम से, क्योंकि वो विजातीय कन्या के साथ उसका प्रेम है, तो उससे उसका। कुलीन भाई, मैं माफी के साथ आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि हम अभी करीब 50 मिनट होने को हैं। अगर हम कहानी सुनेंगे तो फिर हम भटक जाएंगे। तो हम नाटक की कहानियों पर अभी नहीं जाते हैं, आपके संस्मरण, आपके निजी अनुभव पर जाते हैं। तो उनमें से जो आपने किए इनमें से आपके फेवरेट प्ले कौन सा रहा? देखिए, नाटक के साथ एक बड़ी गजब की चीज है भट्ट जी, आप भी रंगमंच से जुड़े हैं, हेमंदा भी जुड़े हैं, गुरुजी भी जुड़े हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें ना हर बार बेहतरीन अनुभव होता है, और हर बार की रचनात्मक चुनौतियां एकदम अलग होती हैं।
अब अगर मैं बेहतरीन मतलब बेस्ट कहूँ तो जैसे अलग अलग स्वरूप में है, जैसे बॉडी मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगा तो मुझे सबसे अच्छा नाटक किंग लियर रॉबिन दास जी ने जो निर्देशित किया, ठीक है। और रियलिस्टिक एक्टिंग की बात करूंगा तो फिर मुझे खुद का ही निर्देशित किया हुआ कोर्ट मार्शल जो मैंने पिछले 2-4 साल पहले एक यूनिवर्सिटी में करवाया वो लगेगा। तो अलग अलग, और अगर मैं कॉमेडी की बात करूंगा तो फिर मुझे वो जो मैंने नाटक का नाम लिया था गाजीपुर की हसीना वो नजर आएगा। तो इस तरीका का मामला है, किसी एक को चुन पाना बड़ा कठिन है वर्जी, लेकिन नाटक बहुत सारे किए, लगभग 26-27 उनकी संख्या है, जिसमें इडिपस भी शामिल है, चरणदास चोर भी शामिल है, होरी भी शामिल है, और मृच्छकटिकम भी शामिल है। बहुत सारे नाटक करते रहे जैसा मौका आया। फिर मेरा असल में दूसरा एक तजुर्बा ये है भटजी कि मैं ना नाटक मैक्सिमम पिछले 10 वर्षों का जो मेरा रंगमंची सफर रहा वो विश्वविद्यालयों के साथ रहा है, सन 2011 से लेके 20 तक का। तो वहां पे खास तौर से बीए और एमए के विद्यार्थियों के साथ में नाटक करता रहा। उसमें भी मेरे नाटक करने का तरीका ये रहा, वो एहसानदा की कृपा है, मेरे को कुछ खास आता तो था नहीं। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं रंगमंच कर सकता हूँ तो कोई भी वो व्यक्ति रंगमंच कर सकता है जो रंगमंच करना चाहता है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी रंगमंची यात्रा एमए करने के बाद शुरू होती है और सबकी उससे पहले शुरू हो चुकी होती है। तो मैं बस ये है कि अलग अलग विद्यार्थियों के साथ रंगमंच करता रहा और एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि हर विद्यार्थी से आप नाटक करवा सकते हो, हर विद्यार्थी से आप अभिनय करवा सकते हो, क्योंकि प्रतिभा कम या अधिक मात्रा में सबके अंदर विद्यमान होती है। और अगर आप अवसर देंगे तो वो निखरती भी है, छलकती भी है और झलकती भी है। बहुत सुंदर। हाँ भट जी, आवाज नहीं आई आपकी, आपने क्या बोला? मैंने जी सुना नहीं। मैंने कहा बिल्कुल छलकती भी है और झलकती भी है, और आपकी प्रतिभा भी हमारे शो में छलक रही है, अरे झलक गुरु रही जी, है। अरे अनुकंपा है अग्रजों की सर। कोर्ट मार्शल का आपने जिक्र किया, स्वदेश दीपक साहब का लिखा हुआ बहुत ही बेहतरीन नाटक है, और मुझे भी जी इसमें जी कर्नल सूरज सिंह का कैरेक्टर करने का अवसर मिला था एक बार, तो मैंने उसको जिया है, उस नाटक को, उस कैरेक्टर को। तो आप उसको बेहतर समझेंगे, और जिन लोगों ने उसको पढ़ाया देखा जी है, जी जी। अद्भुत नाटक है। तो उसके बाद आप फिर बीएनए के बाद जी जी। फिर आप कहाँ, फिर आप छत्तीसगढ़ गए, कैसे, क्या आगे, कैसे बढ़ी कहानी? नहीं नहीं, बीएनए के बाद जो है 1 साल तो मैं लखनऊ में ही ये सब करता रहा, लाइट सेट कॉस्ट्यूम मेकअप और एक्टिंग और डायरेक्शन और ये सब काम करता रहा। उसके बाद में 2-3 साल के अवसर मतलब समय के लिए लगभग मुंबई चला गया, और वो 2-3 साल वाह। का मतलब समय ऐसा था, वहां भी मेरा सबसे पसंदीदा जो काम था, लोग तो वहाँ एक्टिंग का स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारी चीजें, पता नहीं मेरे स्वभाव में वो सब नहीं था या मैं उसके लायक नहीं था, जो भी आप समझे। तो मेरे को वहां सबसे पसंदीदा जगह मुझे एक ढूंढ खोज के मिली, सांता क्रूज ईस्ट में एक अखबार निकलता था, उसका नाम था स्वतंत्र जन समाचार, जो मुंबई का कभी ब्लिट्ज अखबार हुआ करता था, उसकी टीम उस अखबार में थी, जिसमें वेद राही थे, हसन कमाल थे, निदा फाजली थे, जावेद अख्तर थे, और इस तरह के लोग थे। तो फिर मेरा उन लोगों के साथ मेरा मतलब सानिध्य हुआ उन लोगों के साथ, और मैं उसमें चीफ कॉपी एडिटर था। डीके जोशी जी का वो अखबार था, गढ़वाल के हैं डीके जोशी साहब, तो ओएनजीसी से संबंधित है, तो उनके यहाँ अखबार में जाकर के मैं उन्हें मालूम था कि इसकी हिंदी अच्छी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था उन लोगों के साथ। तो मेरा एक पसंदीदा डेस्टिनेशन मुंबई में था स्वतंत्र जन समाचार अखबार, और दूसरा था आकाशवाणी मुंबई। और आकाशवाणी मुंबई में मुझे एक लवेश परमार साहब मिल गए, जो ड्रामा डिपार्टमेंट में थे, तो उनका बड़ा स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला, और मैंने वहां से बहुत सारी रंगमंच के ऊपर बहुत सारी वार्ताएं प्रसारित हुई, कई मेरे काव्य पाठ वहां से प्रसारित हुए आकाशवाणी मुंबई से, और मैंने वहां से वाणी सर्टिफिकेट कोर्स भी किया। तो आकाशवाणी मुंबई और स्वतंत्र जन समाचार में मैं रहा, और मैंने ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया, मतलब मैं थोड़ा आलसी प्रकृति का व्यक्तित्व रहा मुंबई के संदर्भ में। और जब तक मैं घर से फिर नेटवर्क की दिक्कत हो गई सर, मुझे लग रहा है नेटवर्क की फिर दिक्कत हो गई। और वो मुंबई का जिक्र इसलिए आना जरूरी है कि फिल्मों मतलब जो रंगमंच के लोग हैं, फिल्मों के लोग हैं, वो अगर जब तक मुंबई की यात्रा न करें, 2-4 साल वहां न रहें, तो मोक्ष नहीं मिलता उनको। तो हेमंदा, आपको मिलेगा क्या? म्यूट म्यूट है सर, आपका माइक म्यूट है। सबसे बड़ी बात है ना, अखबार में उनको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले वहां पे। हाँ, सीखने को। अभी भट्ट जी, हाँ, वहां पे देहरादून भी इन्होंने बहुत ही अच्छा पेपर पढ़ा था,
दून लिटरेरी फेस्टिवल। एक वो था, फेस्टिवल था। तो हाँ बहुत अच्छा, तो उत्तराखंड के लोग पे भी अच्छा बोला नहीं इन्होंने, नहीं, बहुत ही लिखने अच्छा पढ़ने पढ़ा। में तो प्रकाश हाँ प्रकाश बहुत बहुत प्रकाश पंत जी की इच्छा थी वो, और इन लोगों ने रानू बीस जी और भट्ट जी लोगों ने ही किया था वो। तो इनका पेपर बड़ा चर्चित हुआ था, नहीं नहीं, बहुत वो अच्छा कुलीन भाई, पेपर पढ़ा। हाँ लिखने लिखने पढ़ने पढ़ने का का बहुत शौक शौक है बहुत और है। वो बड़ा डूब के हाँ काम करने वाले लोगों में है। जो हाँ काम बिल्कुल, करते डूब हैं तो के पूरी काम शिद्दत करना। से करता है, अन्यथा वो नहीं करते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि मैं आलसी हूँ, आलसी उन्हीं कामों के संदर्भ में है जो नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, जो नहीं करना नहीं करना। अब देखिए बॉम्बे जाके उनको इतना अच्छा मुकाम मिल गया, वो जो समाचार पत्र है, लेकिन वहां मेरा पर सवाल ये बहुत था कि सीखा आप तो उन्होंने। मुंबई गए नहीं शायद जी कभी स्ट्रगल करने, तो आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर, फिर से मैं गायब हो गया था। स्ट्रगल क्या करते, टीचर आदमी हुए हम ऐसा। जी हाँ कुलीन जी, भाई। आ गए कुलीन, आ गए जी जी। कुलीन भाई, आपकी आवाज फिर मुझे लग रहा है चले गई। कुछ महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं जो मैं भी करना चाहता था, लेकिन पता हमारे दर्शक इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो मुझसे पहले सवाल कर ले रहे हैं। तो एक जी, तो हेलो। मैं पहले बहुत कर बहुत ले रहे हैं। हाँ जी, आवाज तो आएगी, आवाज, हाँ आवाज आएगी, वीडियो नहीं भी आएगा तो आवाज हाँ कुलीन आएगी भाई बोलिए। जी। मुझे आवाज आ नहीं रही सर। हो ही मैं नहीं रहा। जोशी सर, आपसे और हेमिंदा, नहीं हो रहा। आपसे इस सवाल के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। हेमचंद पाठक जी पूछ रहे हैं कि थिएटर को पाठ्यक्रम का जी मोड ऑफ ट्रांसजेक्शन बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू की जा सकती है? कुछ सुझाव अपेक्षित है। अब हाँ, छोटे छोटे तो ये बहुत रखते हैं हर पाठ्यक्रम में, लेकिन इस तरह से सोचा जाना चाहिए। हाँ, नाटक तो हमारे जमाने से ही जरूर होते थे भट जी, लेकिन लेकिन सर वो वो उसी लिटरेरी तरह के नाटक होते होते थे। थे ना। वो जो नाटक थे वो उन दिनों लिटरेरी नाटक नाटक, थे। और हाँ मैं हमारे जो लिटरेरी नाट्य होते लेखक थे। हैं सर, मैं बड़े खेद के साथ ये कहना चाहूंगा कि बहुत कम नाट्य लेखक ऐसे हैं जिन्होंने रंगकर्म किया है। तो जिन्होंने रंगकर्म किया है, वो अगर नाटक लिखते हैं तो उनका लिखने हाँ का एंगल अलग होता है। और जिन्होंने रंगकर्म नहीं किया है, केवल साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, साहित्य के एक्सपर्ट रहे हैं, वो जब नाटक लिखते हैं तो वो एक अलग एंगल होता है। वो साहित्य के दृष्टिकोण से लिखते हैं। उसको मंच पर करने के लिए और बहुत सारी चीजें उसमें चाहिए होती है। मंच, हाँ। मैं सर बैठे हैं यहाँ पे भट जी, एक बार मैंने सीवी रमन जी के जीवन पे एक नाटक कराया था, नीला समंदर। क्योंकि वो प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन पे बात थी। तो जब मैंने किया तो उन्हीं बच्चों को स्वेटर खोल देते थे कभी, या कोट पहन लेते थे, या कमीज में रहते थे। तो उन्हीं बच्चों का मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, प्राइमरी से लेके जूनियर से लेके फिर वैज्ञानिक बन रहे। तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो चेंजेस आते थे। फिर वहीं पे मशीन, अब वो क्योंकि 20 मिनट में पूरी जीवनी दिखानी थी, तो हमारे सर लोगों ने इतनी टिप्पणियां की कि मशीन आपने ओरिजिनल रखनी थी। कपड़े बदलने में भले ही 5 मिनट पर्दा बंद हो जाता, लेकिन आपने कपड़े बदलवाने थे। आपने कैसे मान लिया कि इन्हीं कपड़ों में वो सीवी रमन हो गए? तो ये जो आपने कहा ना कि वो जो लेखक पुराने जमाने के बिल्कुल चले आ रहे हैं, और जबकि जो दर्शक थे, जो बाहर के जजेस थे, उनको बहुत अच्छा लगा, वो इतना क्विक हाँ, क्विक होता था सब कुछ। तो ये उस तरह, हाँ उस तरह की सोच अभी डेवलप, वो पुराने जमाने के जो राजा हरिश्चंद्र टाइप के हाँ, नाटक हो उसमें जाते थे ना, वो जो पुराने जमाने की परंपरा खून में है उसमें हमारे दरअसल यहाँ। मुझे ये भी लगा सत्यवादी कि जब हरिश्चंद्र, जब कोई रंगकर्मी नाटक लिखता है तो वो मंच के अकॉर्डिंग लिखता है कि जब मंच पर ये नाटक उतरेगा तो बिल्कुल डायरेक्टर को और एक्टरों को सुविधा रहेगी, उस हिसाब से लिखता है। लेकिन जो लेखक वो लिखता है, विजुअलाइज करता है पहले, हाँ हाँ वो हाँ विजुअलाइज बिल्कुल। करता है। लेकिन जो लेखक लिखता है उसका एंगल साहित्यिक होता है मैक्सिमम। तो वो फिर मंच पर बिल्कुल दिक्कत आती है निर्देशक और अभिनेताओं को। जी कुलिन भाई। हेलो कुलिन भाई। आ गया आ गया। नहीं, लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी सर। दिख तो रहे, आवाज नहीं आ रही। हम्म, हेलो कुलिन भाई, आप कौन सुन पा सी रहे हैं? स्टेट है? अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी ना, एक स्टेट है शायद, छत्तीसगढ़ या झारखंड या कोई और स्टेट है। उन्होंने अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी बनाते वक्त मनोज वाजपेयी जो थिएटर जी एक्टर हैं,
फिल्मों में एक्टर हैं, उनको चेयरमैन बनाया और उनसे कहा है कि हम थिएटर को स्कूल में राइट फ्रॉम क्लास 1 इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट अंडरलाइन, राइट। तो वो एक अच्छी शुरुआत होगी मेरे विचार से, अच्छी शुरुआत होगी कि कोई सोच तो रहा है ऐसा कि ऐसा होना हाँ, चाहिए। वो गोवा ने भी कुछ साल पहले ऐसी कोशिश की थी सर, कि क्योंकि रंगमंच को शिक्षा में रंगमंच जो है ना, वो ऐसी जादुई चाबी है जो इतनी सहजता से बाल मन के दरवाजे खोल देती है कि कुछ पूछे मत। हाँ बिल्कुल सर, उसका तो कोई, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी विधा है कि जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, आपकी हिचक दूर करता है, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ाता है, आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, आपके बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो छुपे होते हैं आप में, छुपे होते हैं, लेकिन जो रंगमंच जो क्या करता है, जो उसको बाहर ले आता है। जो अंदर का अज्ञात व्यक्ति है ना, जो भविष्य की आशा है, कहना चाहिए, वो मुस्कुराहट के साथ उससे आके मिलता है बाल रंगमंच में। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और बाल ही नहीं सर, मैं तो बड़ों की भी बात करूंगा। मुझे याद है, हमने सन 2001 में एक 3 कहानियां की थी। एक गुलजार साहब की कहानी थी रावी पार, और एक इनकी कहानी थी, भटरोई जी की कहानी थी घर कहाँ है, और तीसरी कहानी शैलेश मटियानी जी की थी, 2 दुखों का एक सुख। तो जो इनकी कहानी थी, भटरोई जी की कहानी घर का, उसमें पोस्टमैन बड़ा मेन कैरेक्टर है एक, हेमंदा ने, अगर वो हाँ कहानी याद होगी, नहीं, मैंने मकबूल। जब वो नाटक लिखा ना भट्ट जी, तो मेरा ही गाना चलता था पीछे, मेरा घर कहाँ मेरा घर कहाँ। हमने भी नहीं, किया युगमंच जी। वो युगमंच में आपने किया सर, युगमंच से पहले हमने किया हाँ था, हाँ, युगमंच में भी 2001 में किया। किया था युगमंच से पहले। तो उसमें जो मकबूल का कैरेक्टर था, हमारे प्रोफेसर प्रोफेसर जोशी जी थे, केसी जोशी, बीएड कैसे डिपार्टमेंट के, बीएड बीएड। डिपार्टमेंट के। तो उनको हमने करीब 55 साल की उम्र में वो कैरेक्टर कराया, पहली बार उन्होंने रंगमंच किया, और गांव में हमने श्री डोभाल जी के निर्देशन में गांव गांव में वो नाटक किया। तो एक प्रोफेसर रैंक के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आदमी ने पहली बार अभिनय किया, तो वो खुद कहते थे, यार मजा आ गया, मैं ऐसा भी हूँ, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैंने अपने को ऐसे कभी देखा ही नहीं था। जी तो आपको डिस्कवर करता है रंगमंच जो है, वो हाँ, आपको डिस्कवर करता है, आपके अंदर के जो कलाकार है, जो दूसरा इंसान छुपा हुआ है, उसको डिस्कवर करता है, और उसमें बहुत सारी फिर पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाते हैं। आप देखिएगा, रंगमंच के व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आपको मिलते ही लगेगा कि हाँ, आज किसी से मिले। उनकी मिले। बात से, उनके व्यवहार से, उनके बोलने से, उनके उनके शब्दों से वो पता लगता है। तो इसलिए कुलीन मुझे लगता है साहब कि मैं ये बात कुलीन भाई से पूछना चाहता था, कहना चाहता था, लेकिन वो खुद आ ही गए करनी आ पड़ेगी। गए हाँ हाँ जी आ गए कुलीन भाई। कुलीन। मैं आ गया सर, सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है। मैं सुन रहा था आपकी बात, जोशी सर की बात। जी वो तो आपकी एब्सेंस में हम क्या बिल्कुल करते हैं, सही कहा दर्शकों आप का लोगों ने समय सर। बहुत कीमती है जी। अरे नहीं, नहीं नहीं, बहुत बहुत सही बात, बहुत ही सार्थक बात कर रहे थे सर आप। तो ये थी बातचीत, और बताइए लेकिन आप आज पूछिए, के मैं हीरो तो कुछ। आप है, लेकिन आज के हीरो आप हैं, हम आप ही की फिल्म देखनी है आज, तो अच्छा, आप ही से बात करनी है। कोई, आप बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, कोई बात ही नहीं, वो नेटवर्क थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत कर रहा था सर। कोई बात हाँ नहीं। तो हाँ अब तो ठीक है, अब अच्छा है। जी जी। तो एक तो कुलीन भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा में रंगमंच का महत्व जो है, उस पर थोड़ा सा हम आपके विचार सुनना चाहेंगे, कि वो क्या आप समझते हैं उस बारे में। अच्छा, ठीक है सर। अ, देखिए सर, जो पॉलिसी मेकिंग वाला मामला है, उससे जुड़े हुए हमारे जोशी सर बैठे हुए हैं, और आपने लंबे समय तक इस पर काम किया है, और अनेकों कार्यशालाएं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप तो सीसीआरटी के डायरेक्टर रहे हिंदुस्तान के लिए, लेकिन मुझे एक दो मौके मिले जब मुझे एससीईआरटी, ये जो भोपाल वाला चैप्टर है, ये जो इन्होंने वो कार्यशालाएं आयोजित करी, डोंगरगढ़ करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, तो उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कला शिक्षक थे। तो मुझे भी विश्वविद्यालय ने रंगमंच पे कुछ क्लासेस लेने के लिए रिसोर्स पर्सन के रूप में भेजा था। ये आज से लगभग 5 साल पहले की बात होगी, 2 साल में लगातार गया, और वो कुछ ऐसी 4-5 दिन की कार्यशालाएं थी, जिसमें तबले के लिए अलग सज्जन गए थे, और गायन के लिए अलग गए थे, और मैं रंगमंच के लिए गया था। तो मुझे उन्होंने 3 घंटे का समय दिया था, पहली कार्यशाला में 1 दिन, दूसरी कार्यशाला में 2 दिन। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि रंगमंच का फलक इतना बड़ा है कि मतलब वो समेटा नहीं जा सकता।
और हर आदमी हर चीज का मास्टर हो नहीं सकता। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ रंगमंच की आवश्यकता पड़ती है, आपकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि मेरे पास केवल 3 घंटे का समय था। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे सरकार के कार्यक्रम हमारे पास आते हैं, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक थे, SCRT की संभवतः वो कार्यशाला थी, और डोंगरगढ़ जवाहर नवोदय विद्यालय में हो रही थी छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारी सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के संदर्भ में हमें नुक्कड़ नाटक करने होते हैं, तो आप हमें नुक्कड़ नाटक के बारे में बताइए। तो मैंने वो 3 घंटे के सत्र में, आप यकीन करेंगे कि वो लगभग यही कुछ 40-45 शिक्षक रहे होंगे, कल के शिक्षक थे वो, अलग अलग, कोई संगीत का या कोई पेंटिंग के रहे होंगे, और उनसे मैंने 3 घंटे में 3 ग्रुपों में उनको मैंने बांट दिया, और उनसे 3 स्क्रिप्ट करवाई एक ही टॉपिक पे, और उसी 3 घंटे के दरमियान हमने स्क्रिप्ट डिस्कस की, स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट को उन्होंने परफॉर्म भी किया। उसमें से एक ग्रुप ने तो बहुत ही बेहतरीन किया, और 2 ने तो मतलब जैसे कि काम चलाओ होता है और उस तरीके से कर दिया कि मतलब ठीक है, ये अब हमें टास्क की तरह मिला हुआ है तो इसे करना है। लेकिन एक ग्रुप ने बड़े मनोयोग से किया, वो इत्तेफाक था, और उन्होंने उसमें गीत भी, क्योंकि संगीत के शिक्षक थे, तो उन्होंने और हमने मिलकर के लिरिक्स भी फटाफट बना दिए, और उसको कैसे नुक्कड़ में इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि नुक्कड़ में अभिनय दूसरे नंबर पे आ जाता है, संदेश पहले नंबर पे चला जाता है, तो वो संदेश केंद्रित रहता है मुख्यतः, और उनको वैसा ही चाहिए था। तो मैंने उनके साथ इस तरह की कार्यशाला लगभग 2 बार की, और दोनों में इस तरीके का उनको जो आवश्यकता थी वो किया। अब बात आती है शिक्षा में रंगमंच की। देखिए, आप अगर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 देख लीजिए, उससे पहले जहाँ से हमारा ये पाठ्यचर्या बननी शुरू हुई, उस पूरे क्रम में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे हमेशा कलाओं का जिक्र आया, और कलाओं का उल्लेख आया, कलाओं के महत्व की भी बात आई, और आप सभी लोग से भिज्ञ हैं। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा उस विषय में बात करके। लेकिन आप देखिए कि व्यावहारिक पक्ष कहाँ है, व्यावहारिक स्तर में वो चीजें कहाँ हैं। देवकीनंदन भट्ट जी, आप भी एक कार्यक्रम में थे रुद्रपुर में, मैं भी उस कार्यक्रम में था, और आप देखिए हमारे रुद्रपुर के बच्चों ने कैसा बेहतरीन अभिनय किया था। एक विद्यालय था, उसका नाम क्या है, ये कॉन्फ्लुएंस वर्ल्ड स्कूल, उन्होंने तो हमारे पहाड़ की तीलू रौतेली की जो गाथा है गढ़वाल की, उसका मंचन किया था। और आप ये भी जानते हैं कि आप सब लोगों को पता है जी, फिर से नेटवर्क चला गया सर, ये बड़ी समस्या है। कुलिन भाई जिस कार्यक्रम का जिक्र कर रहे थे अभी रुद्रपुर में, अभी पिछले साल फरवरी में कोरोना से ठीक पहले हुआ था बंदा, वो था कार्निवल, उधर US नगर कार्निवल करके कार्यक्रम था जो जिला प्रशासन कर रहा था, तो उसमें मुझे निर्णायक के रूप में जाने का अवसर मिला, और वाकई इतने अच्छे कार्यक्रम थे पूरे जिले के बच्चों के कि मेरे लिए ये तय करना बहुत मुश्किल था कि कौन सा नाटक सबसे बेहतरीन है, और पूरे दिन नाटक चले। मैं साधुवाद देना चाहूंगा आयोजकों को, पूरे दिन नाटक चले सर, सुबह से शाम तक मैं कुर्सी में ही बैठा रहा। और जब आप किसी इस तरह के कार्यक्रम में, खासकर नाटक में जज की भूमिका में होते हैं, तो आपको हिलने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कोई सीन आप छोड़ नहीं सकते। तो बहुत अच्छा था वो, उधम सिंह नगर रुद्रपुर जैसी जगह में इस तरह के आयोजन होना, ये बहुत अच्छा है। तो हेमंदा, मैं बात कर रहा था उसकी, मैं उसकी बात कर रहा था कि घर कहाँ है, जो उनका जोशी जी को हमने करेक्टर करवाया था, केसी जोशी जी को। तो जोशी सर ने उस दिन खुद महसूस किया कि जो है एक टीचर के नाते उन्होंने महसूस किया, क्योंकि वो तो टीचर एजुकेटर थे, B.Ed के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया रंगमंच को। पहली बार वो रंगमंच पर आए, और वो भी उस उम्र में जिस उम्र में लोग हिचकते हैं आने में। तो किसी भी उम्र में आप आइए, आपकी पर्सनालिटी थिएटर में आने के बाद से निश्चित रूप से बदलेगी, ये मेरा तो दावा है। बिल्कुल। गुलिन भाई फिर से जुड़ गए हमारे साथ। जी गुलिन भाई। हेलो। हाँ जी, आ गए। हाँ, बोलिए 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 गुलिन सर। हेलो। अब है? हाँ, आ रहा है गुलिन भाई, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। फिर चला गया नेटवर्क, कोई बात नहीं। एक और बात मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो लोग कुलिन जोशी जी से कम परिचित है, कुमाऊं नमकीन करके इनका एक प्रोडक्ट है पिथौरागढ़ में। नमकीन का इनका बिजनेस है, जो पारिवारिक बिजनेस है, और वो
बहुत कमाल का सर। उसमें आपको मंडुए की नमकीन मिलेगी, मंडुए के बिस्किट मिलेंगे, और ये जो सोयाबीन के नमकीन, और बहुत ही इनोवेटिव नमकीन्स बनाते हैं और बड़ी पौष्टिक भी होती हैं वो बिस्किट्स नमकीन। और देश भर में इनके स्टॉल्स लगते हैं, जहाँ जहाँ भी ये जो सरस मेले और इस तरह के जो आयोजन होते हैं, आपको कुमाऊं नमकीन्स का जो स्टॉल है वो हर जगह मिल जाएगा। दिल्ली हो या देहरादून, मुंबई हो या लखनऊ, सब जगह आपको इनका स्टॉल मिलेगा। कहीं ये होते हैं तो कहीं इनके परिजन होते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है। कभी आप ट्राई करिएगा, खासकर जो मंडुए वाली नमकीन है वो इनका इनोवेशन है। इनके परिजन, मुझे लगता है ना, इनकी माता जी पिताजी सब हाँ, लोग उसमें लगे रहते हैं। हाँ, सब लगे रहते हैं। माता जी बहुत मेहनत करती है, इनकी माता जी उसमें माता जी रहती है। मैं इनकी, हाँ, लगे रहती है माता जी। मुझे अक्सर जो मेरी उनसे जो आज मुलाकात होती है। मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है, आज लोग अब ये जी कोरोना के बाद लौट के आए कि अपना रोजगार खोले हैं, तो देखिए उन दिनों इन लोगों ने मिल करके इतना बड़ा काम किया है कुमाऊं हाँ नमकीन्स का ना। और हाँ हाँ, बहुत बिल्कुल बड़ा काम है वो जी। मतलब अब हम उस कॉन्सेप्ट को तलाश रहे हैं, लेकिन इन्होंने तब कर लिया। बिल्कुल। और बहुत सफलता से किया सर। मैं तो जब भी इनके कहीं स्टॉल दिखते हैं तो मैं जरूर लेता हूँ। बहुत टेस्टी टेस्टी हाँ, भी बहुत होती है, पौष्टिक होने के साथ साथ। आज बहुत दिक्कत है घूमने कुलिन में। भाई, बीच बीच में फिर दिक्कत हो जा रही है। एक सवाल पूछा था सर गिरीश चंद्र जी ने। हाँ, कुलिन भाई जुड़ गए। जी जी जी। जी कुलिन भाई, हमारे जो दर्शक हैं गिरीश चंद्र सर, उन्होंने एक सवाल पूछा है। मैं वो सवाल आपके समक्ष समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि कुलिन जी सादर नमस्कार, रंगमंची कलाकार हेमंत आप सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अगर कुलिन भाई नहीं सुन पा रहे होंगे तो फिर आप इसका जवाब देंगे। आप ये जो है बॉल आपके पाले में ट्रांसफर की जा रही है। वो कह रहे हैं रंगमंची कलाकार अपने अभिनीत पात्र में क्या क्या खोजता है और उसे किस प्रकार जीता है, उसके व्यक्तिगत जीवन पर उसका कितना प्रभाव होता है। व्यक्तिगत जीवन पे, हाँ। ये कुलिन भाई, आपने सवाल सुना? वो शायद नहीं सुन पा रहे, मैं फिर से रिपीट हाँ कर मैंने दूं, दिख तो पढ़ रहे हैं। लिया, पढ़ लिया। हाँ हाँ, पढ़ लिया। हाँ, तो इसका जवाब की अपेक्षा है आपसे। नहीं, मैं दे रहा हूँ जवाब। सर, हर पात्र अपने आप में विशेष होता है, क्योंकि हेमंत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। हर पात्र अपने अपने हर पात्र अपने आप में नहीं विशेष होता है, क्योंकि नहीं, अब वो पात्र का ना, वो आदमी जो रोल कर रहा है वो उसके, हाँ, आ गए खुले। कल देखिए, हमारे जो जो, मित्र हैं, जी अशोक बहुखंडी, वो भी आज इस शो को देख रहे हैं। आज दिन में मेरी उनसे बात हुई थी। वो कहते थे कि मैं रोज देखता हूँ, कमेंट नहीं करता। मैंने कहा हम कैसे मान लें आप देखते हैं? तो आज उन्होंने कमेंट कर दिया अशोक भाई ने। और वो हमारा हम्म जो कार्यशाला थी जिसमें घर कहाँ है रावी पार हुआ था, उसमें ये मंच पर भी थे, मंच के पीछे भी थे, मैनेजमेंट में भी थे। हमारे बहुत मजबूत आधार स्तंभ रहे सेलनेट के। अशोक बहुखंडी जी कहे, रावी पार घर कहाँ है, दो दुखों का एक सुख, 2001 वर्कशॉप की याद ताजा हो गई। थैंक यू भट्ट जी, सभी को सादर नमस्कार। अशोक भाई, आप बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो आपसे अपेक्षा है कि आप रोज हमारे शो में बने रहें और इस तरह से उत्साहवर्धन हमारा करते रहें, क्योंकि फोन सामने रख के आप देख सकते हैं, उसमें कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कहीं, है। हाँ, कहीं कहीं भी हो वहां देख सकते हैं। कहीं भी देख सकते हैं। तो हेमंता, वो जी सवाल का जवाब हम आपसे चाहेंगे। कल देखे ना सर, अब वो उसने कितना स्टडी किया है, कितना उस पात्र के बारे में पढ़ा है, जाना है। कल पुनीत सर जी का उदाहरण दे रहे थे, जोशी सर। बल्कि उनका बेटा भी वो दुर्योधन का नई वाली महाभारत में कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में उतने उस तरह के थोड़ी होंगे पुनीत सर जी, लेकिन उन्होंने दुर्योधन के जीवन का अध्ययन किया, पूरी तरह से अध्ययन किया। प्राण के विषय में लोग कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में उतने क्रूर कहीं भी नहीं थे वो, बहुत ही दयालु जी और बहुत ही संवेदनशील। लेकिन प्राण का जैसा वो, मतलब डरावना व्यक्तित्व तो कहीं नहीं आता है। तो जितने भी हमारे विलन हैं उनके विषय में कहा जाता है। तो ये प्रेम हीरो को नाम है लेकर, मेरा, प्रेम से बिल्कुल बड़ा। जी। प्रेम नाम है मेरा, आगे कुलीन, आगे जी। जी सर। जी कुलीन, ये पूछ रहे हैं ना, जी जो जो जब जो प्रश्न आपके लिए आया था, बताइएगा तो।
किसी भी अभिनय के द्वारा अभिनीत जो आपकी आवाज भूमिका है जी, अभिनीत भूमिका और उसके व्यक्तिगत जीवन में शायद संबंध के विषय में बातचीत करना चाह रहे हैं। जी, सवाल मैं फिर से रख रहा हूँ सर। कुलिन भाई फिर बीच में डिस्टरबेंस चल रहा मुझे लग रहा है। और हमारी जो कल की गेस्ट थी विनीता काम्बीरी जी, वो कह रही हैं कि अच्छा कलाकार भाई जी, पात्र को देखिए ऐसा जीता है है कि हमारे तभी उसे साकार कर पाता है। जी सर। हमारी फिल्मों में राइट फ्रॉम भगवान दादा किशोर साहू से लेके अभी रणवीर सिंह तक आप आ जाइए या रणदीप हुड्डा तक आप आ जाइए, कितने ही आपको दृष्टांत ऐसे मिलेंगे कि जब उनको रोल मिलता है तो उस जगह जाते हैं, उस जगह को सीखते हैं, उस जगह को जीने का अभिनय करते हैं, उस जगह को, उस वातावरण को स्टडी करते हैं, तभी उस पात्र को जी पाते हैं। बिल्कुल विनीता जी ठीक कह रही हैं कि जब तक वो साकार अपने ऊपर देते हैं तभी वो वैसा बिल्कुल मतलब जादुई अभिनय जब अन्यथा तो बात ना वो बैंडिट क्वीन के समय तो बिल्कुल शेखर कपूर जी वहां ले गए उनको, उतने दिन वहां रहे ये लोग, सभी लोग जितने भी थे, हमारे मनोज बाजपेयी थे, हमारे निर्मल पांडे थे, लोग तो वहां रहे, वहां जीना एक पड़ता बहुत है। महत्वपूर्ण बात, एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट विनीता मैम ने किया है। वो कह रही है कि मगर नाटक के बाद डिटैच होना परम आवश्यक है। बिल्कुल ठीक कह रही है मैम आप। अगर हाँ, नाटक उसी के में बाद ना आप रह जाए। उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अगला अभिनय नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसी में रह और जाएंगे। भट्ट जी, हाँ सर, मैं इडिपस की जवाब दूं बात नहीं कर आपने पाएंगे। कही, इडिपस की बात कही, जब युगमंच ने इडिपस किया हम तो तब छोटे थे, लेकिन राजेश दा को कई सालों तक इडिपस से बाहर आना मुश्किल हो गया, राजेश आर्या जी को, वो इडिपस हो गए वो बहुत सालों के बाद वो लौटे, फिर राजेश आर्या बने। हाँ कुलिन भाई। विनीता जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ हाँ भट्ट जी, हाँ राजू जी हेमंदा, जी मैं जी 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 उसका सर बोलिए। ने जो हाँ सवाल पूछा था उसका जवाब दूं सर? जी हाँ जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। वो ऐसा है कि ओ राम। हेलो सर, नेटवर्क तो आ माशाल्लाह गया ना, आ गया। आ गया सर आ गया। मेरे हिसाब से कोई अभिनेता किसी चरित्र को यदि अभिनीत करता है तो सबसे पहले उसका मनोविज्ञान खोजता है, ये और मेरे हिसाब से वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अन्यथा शारीरिक भाव भंगिमाएं या शारीरिक विन्यास को धारण कर लेना वो सुपरफिशियल काम हो जाएगा। सबसे हाँ महत्वपूर्ण बात है उसका मनोविज्ञान खोजना, और वही मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जिसको इंटरेक्टिंग भी कहते हैं, जिसको कैरेक्टर को इंटरनलाइज करना भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम अभी आत्मसात अभी कर। हम लोग बैठे हुए हैं जो बातचीत कर रहे हैं, ये किसी खास मानसिकता के तहत है कि हम शिक्षा और रंगमंच के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। इसी तरह से रंगमंच में जब हम किसी पात्र विशेष को अभिनीत कर रहे हैं तो उस पात्र विशेष की विशिष्टता को रेखांकित करना, उसको शब्द के सही अर्थ में प्रदर्शित करने के लिए बिना उसके मनोविज्ञान को जाने वो केवल एक्रोबेट हो जाएगा, हाथ पांव का संचालन हो जाएगा। इसलिए आप कई बार देखेंगे कि ड्रामा स्कूल से पास आउट लोग भी अतिरंजित अभिनय करते हैं, और वो इसके लिए ऐसा है कि और कोई कोई और इसमें तो कई बार मुझे ऐसा भी लगा, खुद मैंने अपने अनुभव से ये भी जाना कि जब मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में गया और उससे पहले भी एहसान बख्शी जी के साथ जितने नाटक करता रहा, और जो मेरा पहला नाटक था वो जो मेरा पहला नाटक था उसमें जो मैंने अभिनय किया वो सर्वाधिक सहज अभिनय था। और जी मैंने ये भी पाया, बहुत समय तक मैं सोचता रहा, अभी भी सोचता रहता हूँ कि जो थ्योरी जहां जहां आ जाती है ना, स्तानिस्लावस्की, ब्रेख्त, ग्रोटोवस्की, ठीक है, मेयर होल्ड आ गए और उसका माइकल चेखव आ गई, जब ये सैद्धांतिक जो हम चीजें जानने लगते हैं, या तो इसके ये हो सकता है मेरे हिसाब से सारे सिद्धांतों को पढ़ ले और उनको भूल जाए, एक तो ये तरीका हो सकता है, नहीं तो जाने ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से सैद्धांतिक ज्ञान की, रंगमंच की। और खासतौर की यदि हम अभिनय पक्ष की बात करें, जैसे भट्ट जी है हमारे, इन्होंने कोई सैद्धांतिक ज्ञान मुझे नहीं लगता लिया होगा, लेकिन बेहतरीन अभिनेता है, इन्होंने एहसान दा की फिल्म में भी अभिनय किया, जबकि एहसान दा ने मुझे नहीं दिया उसमें काम सिद्धांत जानने से हो जाता कि काम भी नहीं मिलता कई मरतबा। और आप देखेंगे व्यवहार में इसको देखेंगे तो हमारे देश के
90% आप अभिनेताओं को देखिए किसी संस्थान से ट्रेंड नहीं है, न एनएसडी है, न बीएनए है, कहीं से नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, वहां पे सुपरफिशियल अभिनय सिखा देते हैं। जैसे गुरुजी की बात में मैं कह रहा हूँ, वहां पे बताते हैं कि अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए अंतिम दर्शक तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए। और एक नकलीपना तो यह है कि जितनी ज्यादा सिगरेट पियोगे उतना बेस आएगा, और फिर मतलब पूरे कंठ ही अवरुद्ध हो जाता है, इतना जम जाता है उसके अंदर मैल, समझ रहे? और आवाज भी नकली हो जाती है, व्यक्तित्व भी नकली हो जाता है, सहजता सिरे से गायब हो जाती है। और जब सामने कैमरा आता है वो तो आपकी अंतरात्मा को भी पढ़ लेता है, तो वहां तो आप जैसे हैं वैसे दिखेंगे, कुछ नहीं छूटना वहां पर। तो मुझे लगता है कि जब पात्र को अभिनीत करता है कोई चरित्र, उसके हिसाब से उसके मस्तिष्क को समझना, उसकी मानसिकता को समझना। जैसे हम अगर किसी विद्यार्थी से कहें कोई हमारा पात्र है, वो थोड़ा सा उसके पाँव में मतलब वो लचक करके चल रहा है, तो ये पता करना होगा कि ये वो कहाँ किस कारण से लचक रहा है, वो पेन क्या है। नहीं तो होता कि आप लोग रंगमंच में देखते हैं, हम भी देखते हैं कि वो जब पहली एंट्री होती है उसमें पाँव में लचक होती है, दूसरी एंट्री में लचक गायब हो जाती है, तीसरी एंट्री में क्लास आता है तो जबकि जीवन में ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे व्यक्तित्व में लचक हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है तो वो लगातार चलेगी, और कहीं उसका ठीक होना भी नहीं दिखाया जाता, क्योंकि डॉक्टर तो नहीं पर आता नहीं है। तो ये सब सुपरफिशियल चीजें होने पे ऐसा हो जाता है। अन्यथा अगर उसके मस्तिष्क को आपने पढ़ लिया, और जितने बड़े अभिनेता है सब इसी पे काम करते हैं, मेरा तो ये मानना है। तो मैं भी खुद इसी पे मैं ध्यान देता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जो कोर्ट मार्शल नाटक किया एक विश्वविद्यालय में, और मेरा अधिकांश जो अनुभव है वो विश्वविद्यालयों के साथ है। तो मुझे विद्यार्थी जब बीए फर्स्ट ईयर में दिखे और उनकी सबकी हाइट मोर देन 5 मतलब 5.5 फीट से ऊपर थे वो बच्चे, और सारे के सारे बॉयज 12-15 की संख्या में, तो मेरे तुरंत दिमाग में आया इन बच्चों के साथ कोर्ट मार्शल नाटक किया जा सकता है। और यूनिवर्सिटी में जो पहले के रंगमंच के लोग थे वो कहने लगे कि बीए फर्स्ट ईयर और कोर्ट मार्शल जैसा नाटक, मतलब न इनको उच्चारण की समझ है, न किसी चीज की समझ है, लेकिन मुझे लगा इनके साथ किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया उसके लिए, आप यकीन मानेंगे, मैंने 3 महीने की रिहर्सल करी, क्योंकि मेरे पास ड्रामा डिसिप्लिन के बच्चे थे, वो ड्रामा सीखने ही आए थे। तो शाम को जब वो पूरी अपनी बीए की अन्य कक्षाएं जैसे हिंदी अंग्रेजी वगैरह पढ़ के आ जाते थे, तो हमारे ड्रामा डिपार्टमेंट में 3 बजे आते थे। तो मैं उनके साथ 3 बजे से लेकर के कम से कम रात के 11 बजे तक रिहर्सल करता था। ये यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, और 12 भी बजाते थे कोर्ट मार्शल की। ये मैं शाम का शेड्यूल बता रहा हूँ। और सुबह मैं उनके साथ 6 बजे उनको फील्ड में कॉल करता था। वो सब 5.5 फीट मेरी हाइट के बच्चे थे, और सब 5.5 फीट से ऊपर के बच्चे थे। और 5:30 बजे से लेकर के वो बच्चे मेरे साथ, वहां पे एक फील्ड था छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे हम 5 चक्कर लगाते थे, और स्पीड है। उसके बाद पूरे पसीने से लथपथ हम यूनिवर्सिटी में आते थे। और यूनिवर्सिटी में मेरे पास तो एनएसडी वो मतलब एनसीसी रही है जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद 5 बजे से मतलब 6-6:30 बजे से 8 बजे तक ड्रिल होती थी। मैं वो साइकोलॉजी को पकड़ाना चाहता था उनको, इस फिजिकल मूवमेंट के माध्यम से भी। तो 6:30 बजे से 8 बजे तक केवल ड्रिल करते थे। और अगर आपको कभी देखना हो उन बच्चों का डिसिप्लिन, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों की परफॉर्मेंस है, आप यूट्यूब में कुलीन कुमार जोशी एस सूरज सिंह डालेंगे तो 19 मिनट की क्लिपिंग आपको दिखेगी। पूरे नाटक की तो वीडियो नहीं है उसमें, केवल 19 मिनट की क्लिपिंग है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसको आत्मसात करने के लिए आपको वहां तक जाना पड़ेगा, और एक एक नुक्ते को बच्चे को बताता था। अब टीचर उतनी मेहनत नहीं करते, फिर आउटपुट नहीं आता, फिर दर्शक नहीं आते। स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, 10 मिनट तक तालियां बजाते रहे थे खैरागढ़ के ऑडिटोरियम में बैठे हुए सारे दर्शक, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शामिल थे। और उसमें 3 महीने की रिहर्सल हुई थी। तो ये क्या है, फिजिकल होता क्या है कि इंटरनल टू एक्सटर्नल भी काम होता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल भी होता है। अब जैसे कोर्ट मार्शल जैसा नाटक अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के साथ करना चाहेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे आपके पास हैं, तो ऐसा करना पड़ेगा। और हमने किया, उसके 2 शोज किए। तो ये एक अनुभव है सर। मैं मतलब अभिनीत पात्र को करने के लिए अलग अलग प्रकार से मेहनत करते हैं कलाकार। और ये एक तरीके से आप सब लोग जानते हैं, सब लोगों ने, आप लोगों ने, गुरुजनों ने बहुत काम किया है। ये कुछ हद तक पागलपन जैसा काम है। अगर वो सनक नहीं है, इस बार जहूर साहब भी वही कहते हैं कि ये मतलब करत करत की विद्या है, और बात भी सही है। तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ कोर्ट मार्शल होगा, वो मेरी समझ थी। मुझे लगता था ये कर सकते थे, और उन बच्चों ने क्या उच्चारण है उनका, आपको समय मिले तो देखिएगा। नहीं तो सब लोगों ने किया है कोर्ट मार्शल, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ कोर्ट मार्शल किया। और ऐसे में आपको इडिपस का उदाहरण बताता हूँ। मैंने इडिपस नाटक किया यूनिवर्सिटी में, मैंने 3 इडिपस बनाए। बीए सेकेंड ईयर की प्रस्तुति होगी, और मुझे मतलब विश्वास नहीं था। एक लड़का था जो थोड़ा सा ड्रग लेता था,
तो मैंने उससे एक दिन ऐसे ही कहा, लंबा चौड़ा पर्सनालिटी उसकी, मैंने कहा नाटक करोगे? कोई उसको नहीं पूछता था कुछ भी, क्योंकि वो नशा वगैरह कुछ करता था, अब नाम लेना ठीक नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म में। तो वो आया और उसने क्या कहते, फिर वो नाटक में आया और जैसे जैसे उसने मेहनत करनी शुरू की, उसका नशा भी छूटता गया। और फिर मैंने उसको कई नाटकों में मुख्य भूमिका दी, 3 इडिपस बनाए थे, 3 में से 2 ने हथियार डाल दिए, पूरा इडिपस की भूमिका उसने की, जबरदस्त अभिनय, उतना ही बेहतरीन वाचिक, क्योंकि वो तो स्टाइलाइज्ड एक्टिंग है, आप जानते हैं, तो वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है इडिपस का, तो उसने बेहतरीन परफॉर्म किया। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई एक नियम नहीं हो सकता कि ऐसे ही किया जाएगा, वो आप चूज करेंगे और आप, हो सकता है आपको समझ में आ जाए ये नहीं करना है तो ऐसा करना है, आप उसमें चले जाएंगे। और सबसे बड़ी खासियत मुझे रंगमंच की ये लगती है कि इतना बड़ा विषय है, चाहे आप हिंदुस्तान का हमारा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ले लीजिए, अब देखिए कंसंट्रेशन की बात होती है, एक श्लोक पकड़ लीजिए, देखिए यतो हस्त ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः। देखिए कितनी बेहतरीन बात, हम एक साथ अभी बात करते हैं कि एक साथ मल्टीटास्किंग, हम जब विंग्स में खड़े होते हैं तो उसमें पूरा ध्यान यही तो रहता है कि मुझे अपने शो पे ध्यान देना है, उसके लिए हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं। कंसंट्रेशन करने का मतलब ये है कि जो वहाँ पे बनाई हुई वो भाव भूमि है, जो दृश्य बंद है, जो वहाँ पर दृश्य रचा गया, मुझे उसी में रहना है, इसीलिए इतने उपक्रम करते हैं। और भरत मुनि साहब ने 2,500-3 हजार साल पहले इस बात को कह दिया, उसी में बनाए रखने की बात करते हैं, क्योंकि वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो हम आउट ऑफ फ्रेम चले जाएंगे, आउट ऑफ थॉट चले जाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक दिखाई देंगे। इसी तरीके से जैसे रंगमंच की विशिष्टता की बात है, तो भरतमुनि साहब का फिर से एक दूसरा श्लोक आता है, न तद ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्मम नाट्यस्मिन् अन्य दृश्यते। बस दुर्भाग्य ये है कि मेरा ये मानना है कि इसको समझा नहीं गया हमारे नीति निर्माताओं ने, और महत्व तो जिसने समझा उसने इसका क्यों किया। आप लोग वाच हैं दिल्ली का मॉडर्न स्कूल, वो 70 के आसपास वहां रंगमंच के शिक्षक रखे हुए हैं, बगल में एनएसडी था तो उन्होंने देख लिया, समझ में आ गया। तो और जितने दिल्ली गुड़गांव, अभी लहर नोएडा तक पहुंच गई, हमारे रुद्रपुर तक आ गई है, रुद्रपुर के कॉन्वेंट स्कूलों में भटजी भी थे, मैं भी था, हमने वहां पे 3-4 टियर लेवल पे वो जो कॉम्पिटिशन हुआ, 15-20 विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो हमारा शासकीय जो विद्यालयों का स्वरूप है उसमें नहीं समझा गया, और न समझने के बावजूद आपको ताज्जुब होगा शिक्षक इसका प्रयोग करते हैं, जाने अनजाने प्रयोग करते हैं। ये ठीक उसी तरह से है, वो उनकी, जैसे हमारे हेमंदा ने अपने विषय को पढ़ाने के लिए कैसी कविताएं बनाई हैं, हम सब वाकिफ हैं उससे, वो किस तरीके से अपने विज्ञान को, अपने विषय को कविताओं के माध्यम से सरलीकृत करके प्रस्तुत करते हैं। कौन रंगमंच से जुड़ती हुई चीजें हैं, वो रंगमंची प्रस्तुतिकरण है एक तरीके से, और अच्छे शिक्षक करते ही तो हैं, सभी करते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि जैसे क्या कहते हैं, कहानी का रंगमंच को हम देवेंद्र राज अंकुर के साथ जोड़ते हैं, हिंदुस्तान में थिएटर को शिक्षा में शामिल करने को टाई कंपनी के साथ जोड़ दें, ऐसा है नहीं। जब से कहानी का प्रस्तुतिकरण होता रहा होगा तब से कहानी का रंगमंच है। ये तो ठीक उसी तरह से है कि मैं कुमाऊं की किसी लोक गाथाओं का डॉक्यूमेंटेशन कर दूं और उसको हेर फेर करके बता दूं कि डॉक्यूमेंटेशन कुमाऊं की लोक गाथा कुलीन जोशी के द्वारा प्रस्तुत हो रही है, ऐसा थोड़ी है। हमारे पुरखे जब इस जमीन में आए तब से उनकी कला संस्कृति आई, क्योंकि लोग पहले आया, शास्त्र तो बाद में हम लोगों ने उसको अपने हिसाब से दुरूह बनाते हुए उसको हम अपने खांसे में लेते चले गए, और वो परंपरा, उसमें तो बहुत बड़ा काम किया है, और ऐसे ऐसे मनुष्यों ने काम किया है, आप सभी वाकिफ हैं, मोहन उप्रेती जी, बीएम शाह जी, बीएल शाह जी, पूरी जिंदगी लगा दी लोग के ऊपर, और हबीब तनवीर साहब, और भी दुनिया देश के अलग अलग अंचलों में जिन गुरुजनों ने काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। लेकिन जो राजकीय स्तर पर, जो शासकीय स्तर पर होना चाहिए, आज भी आप देखिए, मैं तो कई विद्यालयों में गया, मैं खैरागढ़ में था तो मैंने वहां के सेंट्रल स्कूल हाँ, फिर से नेटवर्क की दिक्कत हो गई है सर। कुलीन भाई काफी हद तक ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो अर्धसत्य है, क्योंकि उन्हें सीसीआरटी के काम के बारे में जानकारी कम है। सीसीआरटी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, जोशी सर बैठे हैं उनके सामने कहना दृष्टता होगी। सीसीआरटी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है रंगमंच की विधा को कक्षा कक्ष तक ले जाने के लिए, और पहले तो कुछ स्पेशल कार्यशालाएं होती थी, और जो ओरिएंटेशन कोर्स है उसमें तो 3-4 दिन का सत्र पूरा माइम मूवमेंट का होता था। और मुझे तो जब भी मौका मिला, करीब 10-15 सालों में, मैंने तो खूब जम के इस विधा को शिक्षकों तक पहुंचाने की कोशिश की। हेमंदा भी साक्षी रहे, लगातार आते थे हमारी कार्यशालाओं में,
आते क्या था, मतलब हेमंदा के बिना कार्यशालाएं अधूरी होती थी। तो जोशी सर, मुझे लग रहा है कि अब हाँ शो के समापन का समय है, और आज के सवाल का जवाब और आज की बातचीत पर आपके सारगर्भित टिप्पणी हम चाहेंगे। नहीं, मुझे लगा कि हर आदमी में होता है अभिनय, जैसे ही कहते हैं ना, जो उस आप अभिनय उससे करा सकते हैं जो अभिनय करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल ठीक बात कही डॉक्टर कुलीन ने कि और इन्होंने स्वतंत्र समाचार में निदा फाजली साहब और उन लोगों के साथ काम किया। तो निदा फाजली साहब का मुझे एक वो दूसरे संदर्भ में याद रहा था, जो उन्होंने कहा था कि दो चार गांव राह को हमवार देखना, फिर एक कदम पे एक नई दीवार देखना, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना हो कई बार देखना। संदर्भ में दूसरे सही संदर्भ में बात था, है। लेकिन हर आदमी के अंदर वो काबिलियत है, थोड़ा सा उसको मांझ दिया जाए तो रंगमंच एक बहुत विस्तृत फलक है। जैसा रजनीकांत शुक्ल जी ने भी कुछ देर पहले कमेंट किया था कि एक समुच्चय है ना। इसीलिए कथकली डांस को, केरल का जो कथकली डांस है, उसको हम डांस या क्लासिकल डांस या पेंटोमाइम या जितने भी नाम आप लेते हैं उन सबसे ऊपर है, क्योंकि उसमें थिएटर इन्वॉल्व है, उसमें मेकअप इन्वॉल्व है, उसमें मतलब उसने अपना एक फ्रेम बनाया है। तो वो रंगमंच का तो ये हाल है कि रंगमंच तो हर इंसान को, मेरे को लगता है जैसे एनसीसी वगैरह है, वैसे रंगमंच में ट्रेन होना चाहिए, और टीचर को तो खास तौर से, क्योंकि टीचर को अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन, अपने ज्ञान का संप्रेषण जो है वो थिएटर के माध्यम से कहीं अच्छा आ सकता है। अब जहां तक आज के उत्तर का सवाल है, तो गिरीश चंद्र जी का उत्तर एक संदर्भ में ठीक है कि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अन्य पर्वतों के साथ कुक्कुटागिरी पर्वत का उल्लेख कर उसे तक्षशिला के समीप बताया, जबकि वहां है नहीं वो। और उन्होंने 6 पहाड़ों के नाम दिए हैं किंशुल्का आदि में, सूत्र में अपने, जिसमें किंशुल्का गिरी है, शाल्वका गिरी है, अंजना गिरी है, भंजना गिरी है, लोहित गिरी है, और कुकुटा गिरी है। कुकुटा गिरी मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि कुछ अभी 8-10 एपिसोड पहले हमने एक प्रश्न किया था, जिसमें मैंने उत्तर में कहा था कि कुकुटा गिरी पे वो बाहुबली की प्रतिमा, याद है आपको प्रश्न? वो जी जी जी, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला हाँ, का। श्रवण बेलगोला, तो कुकुटागिरी वहां किया, तो मेरे को लगा कुकुटागिरी से जो लोग सुनते होंगे ध्यान से उनको याद आ जाएगा, कुकुटागिरी हटा दिया। ये 5 ही नाम दिए, 6 पर्वतों के उन्होंने उल्लेख किए। तो गिरीश चंद्र जी का यदि उत्तर उसी आशय से है कि पर्वत का नाम है, या शिवांगी पाठक जी ने तो थोड़ा देर में दिया कह रहे हैं आप, तो कुकुटागिरी इज पर्वतों से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है उनका उत्तर, तो उन्हें बधाई। यदि वो अपना नाम अता पता दे रहे हैं और पहले के 2 चश्मे या 1 जी, चश्मा उन्होंने दिया है, क्योंकि गिरीश चंद्र जी अभी गिरीश चंद जी हमारे से गिरीश चंद जी से अनुरोध है कि अपना नाम और पता हमें भेज दें कृपा करके, और अगर उनको नहीं चाहिए तो हम फिर इसको जो है नीचे को सरका देंगे। नीचे फिर दूसरा उत्तर जो है वो जियो तो हमें दिया सेटिंग है है, यहाँ तो जियो ही है। 7:11 पर शिवांगी पाठक जी ने। सब बेकार तो है। गिरीश चंद जी, वो अगर इतने आप विनम्र है, मेरे को लग रहा है गिरीश चंद जी की मेल जो उसमें आपको हाँ जो भट उन्होंने जी, पत्र लिखा था या ईमेल डाली थी, मैसेज डाला था, वो लेंगे। वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कहाँ है, वो हल्द्वानी में है मेरे विचार से। लेकिन चलिए, राज को राज ही रहने दो। जी जी, कुलीन भाई आप सुन पा रहे हैं? कुलीन भाई, मुझे लग रहा है सर नेटवर्क में दिक्कत है, और आज हम नेटवर्क की कमी के कारण बहुत सारी अच्छी बातों से महरूम रह गए, नहीं सुन पाए। बहुत सारे अनुभव कुलीन भाई के थे, और मेरा सन 1999 से कुलीन भाई से परिचय है। श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम में टिहरी में हमने एक कार्यशाला की थी संचार को लेकर के। उसमें बहुत बड़े बड़े मनीषियों से सीखने का मौका मिला था। डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जी हैं, गिरदा थे उसमें उसमें संचार ये मतलब हमारे जी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन संचार मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जी जी, कम्युनिकेशन पर एक 12 दिन का वर्कशॉप था, जिसमें कुछ यूथ्स को सेलेक्ट किया गया था। तो मैं और कुलीन जोशी उसमें थे, वहाँ अंजनी शरण में। और उसमें गिरदा जैसे लोग, नरेंद्र सिंह नेगी जैसे लोग, डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जैसे लोग, बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां थी। रामलाल जी थे देहरादून से।
इन सबके साथ 10-12 दिन बिताने का मौका मिला, तो वो एक बड़ा यादगार अनुभव था। वहीं से कुलीन भाई से लगातार फिर संपर्क रहा हमारा रंगमंच के साथ-साथ। तो आज मुझे लगता है कि वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल शाम 7 बजे गिरीश बड़ोनी जी हमारे साथ होंगे, गढ़वाल से। गिरीश बड़ोनी जी रामलीला के बहुत अच्छे कलाकार हैं, बचपन से ही रामलीलाओं में काम करते हैं और आज तक लगातार कर रहे हैं। और वो गढ़वाली और कुमाऊनी लोक साहित्य के भी ज्ञाता हैं, उस पर भी लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, कविताएँ पढ़ते हैं। तो कल हम गिरीश बड़ोनी जी के साथ उनके अनुभवों को सुनेंगे और अगर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होंगे तो रामलीला की कुछ चौपाइयाँ, कुछ दोहे, कुछ रागिनियाँ उनसे सुनने की कोशिश करेंगे। आज के लिए कुलीन भाई स्क्रीन पर तो दिख रहे हैं, लेकिन आप सुन पा रहे हैं कुलीन भाई? नहीं सुन पा रहे। चलिए दर्शकों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आज नेटवर्क की दिक्कत के कारण हम आपको जो अनुभव देना चाहते थे, वो नहीं दे पाए। लेकिन आप चिंता मत करिए, कल जी सर। रजनीकांत शुक्ल जी एक कमेंट लिख रहे हैं कि वराह मिहिर वाले जवाब के विजेता का नाम घोषित नहीं किया गया अभी तक, तो कर दीजिएगा, यदि किसी ने दिया होगा उत्तर तो। आपको मेरे को लगता है इन्होंने ही दिया सर, होगा, इसलिए ज्यादा चिंतित है। नहीं मुझे लग रहा है मैं कौन सा एपिसोड था, मैं देखना पड़ेगा सर, मुझे एपिसोड बताइएगा तो मैं देख के वराह उसको। मिहिर आज से करीब रजनीकांत शुक्ल जी दे देंगे आपको उत्तर। ठीक। मेरे 5-6-7 एपिसोड पहले था वो। ठीक है, मैं देख के उसको बता दूंगा। तो ये काम जिम्मेदारी जो है आदरणीय राजेंद्र उपाध्याय जी ने ली थी, लेकिन वो अच्छा। अभी देख नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उसको कोशिश करूंगा समय निकाल के कि इसको देख पाऊं। कुलीन सर, आप अच्छा। सुन पा रहे हैं? नहीं, तो कोई बात नहीं सर। मैं ये कह रहा था कि कुलीन सर रंगमंच के अभी युवा हस्ताक्षर हैं और अभी हमारे पास कल के बाद फिर परसों और नरसों दोनों दिन डॉक्टर अशोक तिवारी जी दिल्ली से और स्वर्ण रावत जी, हेमंदा जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है रंगमंच और शिक्षा के दुनिया में। उनसे हमें अभी बातचीत करनी है, तो एक नए तरह की वो चर्चाएं रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा दर्शकों। द टीचर शो के 139वें एपिसोड में कल हम आपसे मुखातिब होंगे ठीक 7 बजे। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।